Wahim, today's topic of discussion is gynecology most repeated MCQs। स्टार्ट करते हैं एनाटमी ऑफ जेनिटल ट्रैक। तो जो फीमेल जेनिटल सिस्टम होता है ये पैरामीजोनेफ्री डक्ट या मुलीरियन डक्ट से बनता होता है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, जो पैरामीजोनेफ्री डक्ट है या मुलीरियन डक्ट होती है, ओके, तो उसके दो पोर्शन होते हैं, अपर अनफ्यूज्ड पोर्शन और लोअर फ्यूज्ड पोर्शन। जो अपर अनफ्यूज्ड पोर्शन होता है उसने फैलोपियन ट्यूब बनानी है, लोअर फ्यूज्ड पोर्शन ने यूट्रस सर्विक्स और अपर टू थर्ड ऑफ वजाइना बनाना होता है। लोअर वन थर्ड ऑफ वजाइना कहाँ से बनता होता है, लोअर वन थर्ड ऑफ वजाइना साइनो वजाइनल बल्ब से बनता है। और हाइमर ऑफ वजाइना ये भी बनता होता है साइनो वजाइनल बल्ब या यूरोजेनिटल साइनस से बनता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो क्लाइटोरिस होता है जेनिटल टुबरकल से बनता है, लोअर वन थर्ड ऑफ वजाइना साइनो वजाइनल बल्ब से बनता है। लेबिया मजूरा लेबियो सक्रोटल स्वेलिंग से बनता है, लेबिया मनूरा यूरिथ्रल फोल्ड या जेनिटल फोल्ड से बनता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी होती है। और जो ओवेरियन वेन होती है राइट साइड पे इंफीरियर वेन है, क्या हुआ, लेफ्ट साइड पे होता है लेफ्ट रीनल वेन, उसमें आकर ड्रेन हो जाती है। इसके अलावा एब्डोमिनल एओर्टा की एक ब्रांच होती है, वैसे एब्डोमिनल एओर्टा की नहीं होती, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी के इंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस पूछी जाती है। अब इंटीरियर डिवीजन में कौन कौन सी ब्रांचेस आती है, मिडल रेक्टल आर्टरी, ऑब्चुलेटर आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इंटरनल पुडेंटल आर्टरी। जो मेन पेरिनियम की आर्टरी है वो इंटरनल पुडेंटल आर्टरी होती है। और जो मेन नर्व सप्लाई होती है वो पेल्विक सप्लाइनिक नर्व से आती है, S2 S3 S4 से। इसके बाद साइज ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल 20 मिलीमीटर का होता है, ओके, और ये फोलिकुलर फेज में बनता होता है। वैसे ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल में से आता होता है, तो मैं उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। 20 मिलीमीटर कौन सा होता है, साइज ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल्स होता है। क्लियर। इसके बाद है मसल फॉर्मिंग द बल्क ऑफ लिवेटर अनाई। जो लिवेटर अनाई मसल होता है ये पेल्विक डायफ्राम बनाता होता है। अब लिवेटर अनाई का जो मेन बल्क होता है वो किससे बनता होता है, पेल्विक डायफ्राम का जो मेन बल्क होता है वो लिवेटर अनाई से बनता है। अब लिवेटर अनाई के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, स्फिंक्टर वजाइनी, प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस। और जो कॉक्सिजियस मसल होता है उसको बोलते हैं स्कियोकॉक्सिजियस है। अब जो पेल्विक डायफ्राम होता है ये गटर शेप होता है, पेल्विस को पेरिनियम को सेपरेट करता होता है। अब जो पेल्विक डायफ्राम का जो ओरिजिन होता है ये कहाँ से होता है, प्यूबिस से निकलता होता है। इसके अलावा पैराइटल पेल्विक फेशिया से और स्केल स्पाइन से ओरिजिन करता होता है। और इसके जो इंसर्शन होती है पेरिनियल रैफे, एनोकॉक्सिजल रैफे और लास्ट में हो जाएगा वॉल ऑफ इनर किनाल है। ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट एब्नॉर्मैलिटीज जो आपने पढ़नी है मुलेरियन से रिलेटेड, एक मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन या इसके अंदर ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम भी आ जाता है। और दूसरा आ जाता है मुलेरियन एजेनेसिस जिसको रॉकीटंस्की कस्टर होसर सिंड्रोम कहते हैं। दोनों के अंदर दोनों के अंदर प्राइमरी एमिनूरिया होता है। प्राइमरी एमिनूरिया का मतलब है फेलियर टू स्टार्ट मेंसेस बाय द एज ऑफ 16 ईयर्स। और इसके साथ आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल होते हैं, दैट मींस हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस नॉर्मल है। तो नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों के अंदर, और दोनों के अंदर प्राइमरी एमिनूरिया होता है। लेकिन फिर क्या डिफरेंस होगा, दोनों अर्ली एडोलेसेंस में प्रेजेंट करते होते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस होगा, जो मुलेरियन एजेनेसिस होता है इसमें अपर टू थर्ड ऑफ यूट्रस नहीं होता, यूट्रस और अपर टू थर्ड ऑफ वजाइना नहीं होता। क्लियर। वजाइना ब्लाइंड एंडेड आपको देखने को मिलता होता है और इसमें कोई एब्डोमिनल पेन आपको देखने को नहीं मिलता होता। क्लियर। अल्ट्रासाउंड करा लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूट्रस ही नहीं होगी, ना ही ओवरी, यूट्रस भी नहीं होगी और वजाइना भी नहीं होगा, ओवरी तो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। दूसरा है मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें इम्परफोरेट हाइमन है, इसमें हर महीने साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन होगा और क्रिप्टोमिनूरिया होता है। क्रिप्टोमिनूरिया का मतलब है मेंसेस हो रही है लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रही, तो क्रिप्टोमिनूरिया आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, जिसको इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं। और आपको पेल्विक मैस मिलेगा। और जब आप एग्जामिनेशन करोगे इंट्राइटिस की तो वहां पे आपको लोकल ब्लूइश बल्जिंग मेम्ब्रेन मिलेगी हाइमन के ऊपर, ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। क्लियर। और अल्ट्रासाउंड करा लोगे मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन के केस में तो हिमेटोकोल्पोस और हिमेटोमेट्रा मिलता है। हिमेटोकोल्पोस का मतलब है ब्लड स्टेन्ड, जो होता है ना, ब्लड रिटेन्ड होता है किसके अंदर, हिमेटोमेट्रा में, यूट्रस के अंदर, और हिमेटोकोल्पोस में वजाइना के अंदर होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन का, क्रूशिएट इंसिजन देना होता है और आपने रिटेन ब्लड की ड्रेनेज करनी होती है। फॉलो आप कैसे करोगे, आपने ना, ओके, क्रूशिएट इंसिजन के 1 से लेकर 2 हफ्ते के बाद इंस्पेक्शन करनी है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए, और इसके बाद आपने 3 to 6 मंथ COCP स्टार्ट करवा देने हैं। क्लियर, ताकि मेंस्ट्रुअल सप्रेशन कर सके। इसके बाद जो मुलेरियन एजेनेसिस है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है और नया वजाइना क्रिएट करते हैं, लाइक वजाइनोप्लास्टी और वजाइना डायलिटेशन है। ओके, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट चैप्टर इज डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब जो डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन है इसमें थोड़ा सा पहले आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, जो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है वो कितना होता है हर साइकिल के अंदर, और एबनॉर्मल कब लेवल करते होते हैं। क्लियर। और कुछ टर्मिनोलॉजी हमने पढ़नी है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होती है, ओके, ये सारा वगैरह पढ़ना होता है। क्लियर। जो नॉर्मल ब्लड लॉस होता है या एवरेज ब्लड लॉस होता है एक मेंसेस के अंदर वो 47 मिलीलीटर होता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कब लेवल करते हैं, जब 80 ml से आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को मीनोरीजिया भी कहते होते हैं। क्लियर। मीनोरीजिया कब कहते हैं, जब 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है।
है मेंसेस के अंदर। इसके काजेस को देखने के लिए निमोनिक होता है, पाम क्वाइन, पी से पॉलिप, ए से एडिनोमायोसिस, एल से लियोमायोमा, एम से मैलिग्नेंसी है, सी से कोआगुलेशन डिजीज है, ओके, ओव्यूलेटरी डिजीज है, ई से एंडोमेट्रियल डिजीज लाइक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, आई से आर्ट्रोजेनिक है लाइक वारफेरिन की वजह से, और एन से क्या होगा नॉन क्लासिफाइड। तो निमोनिक है, पाम क्वाइन, क्लियर, ये ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेनोरेजिया कब लेबर करते हैं? जब ब्लड लॉस 80 से ज़्यादा होता है। इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कब लेबर करते हैं? ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स है। ओलिगोमेनोरिया कब लेबर करते हैं? जब साइकिल्स का जो ड्यूरेशन है वो 35 दिन से ज़्यादा का हो गया और एक साल के अंदर 4 से लेकर 9 साइकिल ही आ रहे हैं। पोलीमेनोरिया कब लेबर करते हैं? जब साइकिल का जो ड्यूरेशन है ओके वो 21 डे से कम हो गया तो उसको पोलीमेनोरिया कहते हैं, यानी ज़्यादा साइकिल आ रही है। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 21 से लेकर 35 का होता है। अगर 21 से कम हो जाए पोलीमेनोरिया, ज़्यादा साइकिल्स आ रही है। 35 से ज़्यादा हो जाए ओलिगोमेनोरिया, कम साइकिल्स आ रही है, एक साल में 4 से लेकर 9 आ रही है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कब लेबर करते हैं? जब मेनोपॉज के एक साल के बाद देखने को मिले। ये क्यों हो सकती है? HRT की वजह से, या फिर एट्रोफिक वजाइनाइटिस की वजह से, या फिर एंडोमेट्रियम का वुल्वा का कैंसर की वजह से, या ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ऑरिजिन जिसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं। ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, क्लियर, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपको मिल जाती है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में। जब भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो आपने ये देखना है कि कोई एसोसिएटेड सिम्टम क्या है। अगर एंडोमेट्रियम या सर्विस की पैथोलॉजी है तो इसमें आपको इरेगुलर ब्लीडिंग मिलेगी, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। सर्विस के प्रॉब्लम में आपको पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग मिलती है। अगर कोआगुलेशन एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं तो जो ब्लीडिंग होगी दूसरी जगह से भी होगी, डेंटल प्रोसीजर के बाद भी देखने को मिलती है। हिस्ट्री और PPH भी होता है और फैमिली हिस्ट्री आपको ब्लीडिंग की देखने को मिलती है। अगर फाइब्राइड होगा तो फाइब्राइड में यूरिनरी सिम्टम होगी, एब्डोमिनल मास होगा, यूट्रस किसी स्पेसिफिक वीक के साइज का होगा। अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से है तो वेजाइनल डिस्चार्ज होती है। अगर थायराइड डिजीज की वजह से है तो आपको वेट चेंजेस मिलेगी, लाइक हाइपरथायराइडिज्म में आपको मेनोरेजिया मिलता है और हाइपरथायराइडिज्म में वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा, स्किन की चेंजेस होती है, फटीग देखने को मिलता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे एनीमिया मिलेगा, ओके। इसके अलावा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे, फाइब्रॉइड में कोई मैस वगैरह हो सकता है। अगर इनलार्ज यूट्रस है तो उसका मतलब है फाइब्रॉइड या एडिनोमायोसिस हो सकता है। फाइब्रॉइड में इरेगुलर साइज होता है जबकि एडिनोमायोसिस में रेगुलर सिमेट्रिकल टेंडर यूट्रस होता है। दिस इज कॉल्ड हेल्बान साइन, क्लियर। इसके अलावा ये चीज़ आ जाती होती है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और सवाल भी आ जाता होता है कि लाइक आपने ना कब आपने एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है या आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी करानी है, यानी किसी पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है कब आपने एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है जो कि हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड होती है। तो नंबर 1 रट्टा मार लेना, अगर अल्ट्रासाउंड कराया उसमें आपको 4 मिलीमीटर से ज़्यादा की एंडोमेट्रियल थिकनेस है। नंबर 2 पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है। नंबर 3 45 से ऊपर है। नंबर 5 इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। नंबर 5 ट्रीटमेंट फेल हो चुका है या लास्ट में कोई एब्लेशन से पहले हम क्या करते होते हैं एंडोस्कोपिक बायोप्सी करा लेते होते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारी ड्रग्स वगैरह आ जाती होती है। फॉर एग्जाम्पल पहले ड्रग होती है ट्राइनेक्सामिक एसिड होती है, सेफ होती है, नॉन हार्मोनल होती है, नॉन कंट्रासेप्टिव होती है और ये 50% ब्लड लॉस को कम कर देती है। लेकिन ट्राइनेक्सामिक एसिड क्या है? एंटी फिब्रिनोलिटिक है, वीनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस को बढ़ा देती है, खासतौर पर सेरिब्रम के। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कौन सी होती है? वैनसेड होती है, मैफिनामिक एसिड होती है, क्लियर, सेफ होती है, नॉन हार्मोनल होती है, नॉन कंट्रासेप्टिव होती है। लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, जो ट्राइनेक्सामिक एसिड होती है ये 50% ब्लड फ्लो को कम करती है, एनसेड 30% ब्लड लॉस को कम करती होती है, क्लियर। और जो COCPs होती है, ओके, COCP भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेनोरेजिया के लिए, क्लियर। लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर करवा सकती है, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करा सकती है। और जो सबसे ज़्यादा जो ब्लड फ्लो कम कर देती है, ब्लड लॉस कम कर देती है, वो LNG IUS होती है, 95% तक कम कर देती होती है। लेकिन क्या डिसएडवांटेज होती है? ओके, ठीक हो गया। अगर कोई फीमेल कंसीव करना चाह रही है आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना होता। और उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन के साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हेडेक होता है, मूड चेंजेस देखने को मिलता है, एक्नी होता है, ओके। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मास्टल्जिया, वेट गेन, ये आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्जिकल ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा आपका मेन पैथोलॉजी क्या है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर फाइब्रॉइड है तो आप मायोमेक्टमी, हिस्टेक्टमी कर देते हैं या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वगैरह कर देते होते हैं, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, क्लियर। या फिर आप ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में भी जा सकते होते हैं। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनोपॉज, मेनोपॉज के 3 तरह के इफेक्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट मेनोपॉज के क्या होते हैं? पहले तो रट्टा मारने की मेनोपॉज को डिफाइन कैसे करते होते हैं। मेनोपॉज का जो डायग्नोस होता है वो हमेशा क्या होता है? क्लिनिकल डायग्नोस होता है। सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती होती है, कैसे पता लगेगा? रिट्रोस्पेक्टिवली पता लगेगा। अगर कोई फीमेल ने 12 महीनों तक अगर इसको एमेनोरिया आ गया है विदाउट एनी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल काज तो इसको मेनोपॉज कहते हैं। पेरीमेनोपॉज कब लेबर करते हैं? ओवेरियन डिसफंक्शन से लेकर 1 ईयर आफ्टर द LMP। और पोस्ट मेनोपॉज कब लेबर करते हैं? 1 ईयर आफ्टर द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है। मेनोपॉज का जो मीडियन एज है वो 51 से लेकर 52 तक आपको देखने को मिलता है, ओके। अगर मेनोपॉज 40 साल से पहले आ जाए तो उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर। क्यों हो सकती है? टर्नर सिंड्रोम की वजह से, एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, सर्जरी की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है, क्लियर। और एक और सिंड्रोम होता है रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम। रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है? ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं लेकिन FSH LH को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते।
पे। अब इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम को, प्री मैच्योर ओवेरियन फ्लोर को। प्री मैच्योर ओवेरियन फ्लोर में FSH LH ज़्यादा होगा, लेकिन रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम में FSH LH आपको नॉर्मल देखने को मिलता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब जो मीनोपॉज के 3 तरह के सिम्टम आते हैं, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म का निमोनिक होता है VP सैड, V से वेजोमोटर सिम्टम है, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट आते हैं ड्यू टू सेंट्रल डिस्टर्बेंस ऑफ थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है। ओके, इसके अलावा साइकोमोटर चेंजेस देखने को मिलती है, मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, लिथार्जी, चेंज, लैक ऑफ एनर्जी, ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा VP सैड, S से क्या होगा, स्किन की चेंजेस है, A से आर्थरालजी है, और D से आपको क्या मिलेगा, डिजायर कम हो जाती है सेक्स की। ओके, मीनोपॉज पे आ जाती है। इसके अलावा मीनोपॉज के जो इंटरमीडिएट इफेक्ट होते हैं, इसका जो निमोनिक है DUV है। ओके, D से क्या हो सकता है, D से डिस्परोनिया हो सकता है, U से अर्जेंसी हो सकती है, UTI UV प्रोलैप्स हो सकता है, V से क्या होगा, वजाइनल ड्राइनेस देखने को मिलती होती है। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, उसका निमोनिक होता है OCD, O से ऑस्टियोपोरोसिस, C से कार्डियोवास्कुलर चेंजेस लाइक MI, स्ट्रोक हो जाएगा, और D से डिमेंशिया आपको देखने को मिलता है। ये सारे मीनोपॉज के मैंने इफेक्ट बता दिया है। क्लियर। अब इसके लिए जो ड्रग और चॉइस होती है वो HRT इस्तेमाल होती है। HRT 2 तरीके से दे सकते हैं, कंटिन्यूस या साइक्लिकल फॉर्म में। अब HRT में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। जो एस्ट्रोजन होता है वो एस्ट्राडायोल होता है, एस्ट्रोन होता है, एस्ट्रायोल होता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है, LNG होता है, नोरथाइस्टेरोन होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये आ जाते हैं। और जो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इसका होता है वो आपका कौन सा रूट होता है, ओरल वाला रूट होता है। और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, कब आपने HRT इस्तेमाल नहीं करना, एक बार रट्टा मार लेना। जो COCPs होती है ना और HRT, दोनों में क्या फ़र्क होता है। HRT में जो एस्ट्रोजन होता है वो नेचुरल एस्ट्रोजन होता है, COCP में सिंथेटिक एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। ओके, लाइक इथिनाइल, एस्ट्राडायोल, ये वाले होते हैं। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ HRT, वही कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें ईस्ट्रोजन अपना साइड इफेक्ट करवा देती होती है। फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर करवा देती है। इसके अलावा इस केस में आपने अवॉइड करना होता है। क्लियर, मोटे मोटे जो है ना, यानी ब्रेस्ट कैंसर में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, MI है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, थ्रोम्बोफिलिया, कोगुलेशन डिजीज़ है, इस केस में आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। क्लियर, या कोई प्रेगनेंसी है उसमें भी आपने HRT इस्तेमाल नहीं करनी होती। तो मैंने सारे इफेक्ट बता दिया। HRT ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाला आ गया, मीन एज 51 से लेकर 52 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन द फीमेल है। ओके, ठीक हो गया। जो प्यूबर्टी वाले यूक्यूज आना शुरू हो गया। ओके, ठीक है। अब प्यूबर्टी को देखने के लिए हम एक स्टेजिंग यूज़ करते होते हैं, और स्टेजिंग का नाम है टैनर स्टेजिंग है। कौन सी स्टेजिंग यूज़ करते हैं, टैनर स्टेजिंग कहते होते हैं। अब जो फीमेल्स में जो प्यूबर्टी आती है ना, ओके, प्यूबर्टी कैसे आती होती है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से GnRH प्रोड्यूस होता है पल्सेटाइल फॉर्म में, ठीक हो गया। वो आगे FSH LH को प्रोड्यूस करवा देगा। FSH क्या कराएगा, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवा देती है, और इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले थिलार्की होता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होता है, फिर एड्रीनार्की होता है, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ होती है, लास्ट में मिनार्की आता है। थिलार्की, एड्रीनार्की, मिनार्की आता है। जो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी होता है वो ब्रेस्ट की बडिंग होती है। फिर इसके 2 से लेकर 3 साल के बाद आपको क्या देखने को मिलता होता है, मिनार्की देखने को मिलता होता है। मिनार्की की जो एवरेज एज है वो 12.8 होती है। क्लियर, और जो इनिशियल साइकिल होती है वो इरेगुलर होती है ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है। ओके, तो मैं टैनर स्टेजेस एक्सप्लेन कर रहा था। टैनर स्टेजेस में आपने 2 चीज़ों को देखना होता है, ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर को। स्टेज 1 के अंदर क्या होगा, कोई ब्रेस्ट कोई प्यूबिक हेयर नहीं होगा। स्टेज 2 में ब्रेस्ट की बडिंग होगी। स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में आपको ब्रेस्ट की एलिवेशन देखने को मिलेगी, माउंटेड ब्रेस्ट होती है। क्लियर, स्टेज 4 में क्या होता है, एरियोला फॉर्म सेकेंडरी माउंट है, और 5 में क्या होता है, अडल्ट ब्रेस्ट होता है। क्या क्या होती है, स्टेज 1 में कोई ब्रेस्ट नहीं है, स्टेज 2 में ब्रेस्ट की बडिंग आना शुरू हो गया है, स्टेज 3 में क्या होता है, एलिवेशन ऑफ ब्रेस्ट कॉन्ट्यूर, 4 में आपको एरियोला बनना शुरू हो जाता है, 5 में अडल्ट ब्रेस्ट हो जाता है। इसी तरह प्यूबिक हेयर की चेंजेस होती है। स्टेज 1 में कोई प्यूबिक हेयर नहीं होता। स्टेज 2 के अंदर आपको जो प्यूबिक हेयर होता है वो अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ लेबिया मजूरा आपको देखने को मिलता है। क्लियर, इसके बाद यानी 2 में जो स्पार्स और स्ट्रेट हेयर होते हैं, 3 में यही कोर्स हेयर आना शुरू हो जाते हैं, 4 में जो अडल्ट प्यूबिक हेयर पैटर्न होता है, ओके, लेकिन ये इनर थाई में नहीं होता, और 5 में क्या हो जाता है, इनर थाई में आ जाता होता है। क्लियर, प्यूबिक हेयर में दोबारा बता दूं, 1 में कोई प्यूबिक हेयर नहीं है, 2 में स्ट्रेट प्यूबिक हेयर होते हैं, 3 में कोर्स होते हैं, 4 में क्या होता है, इनर थाई को इन्वॉल्व नहीं करते, 5 में इनर थाई को इन्वॉल्व कर लेते हैं। सारी टैनर स्टेजिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब एक और कुछ इंपॉर्टेंट UQ है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कब लेबल करती है, फीमेल में 8 और मेल्स में 9। इससे पहले प्यूबर्टी आ गया, इसको बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के कॉजेस को 2 में डिवाइड करना होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल आता है। सेंट्रल वाला गोनाडोट्रोफिन डिपेंडेंट होता है, यानी ये CNS मैलफॉर्मेशन या ट्यूमर की वजह से होता है। पेरिफेरल वाला ये गोनाडोट्रोफिन इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हाइपोथायरायडिज्म है, इस केस में देखने को मिल सकता होता है निमोनिक HAC। ओके, हाइपोथायरायडिज्म, ईस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ओवेरियन सिस्टम या लेट ऑनसेट कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया। इसी तरह डिलेड प्यूबर्टी कब लेबल करते हैं, ओके, अगर 14 ईयर्स तक फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हुआ है और मेल में 16 तक होता है तो उसको बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी होता है। इसके भी कॉजेस को 2 में डिवाइड करना है, सेंट्रल और
पेरिफेरल आ जाता होता है। सेंट्रल में जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी इस कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले होता है। इसके अलावा आपने हाइपोथैलेमस के डिजीज बताने हैं, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म है, पिट्यूटरी के डिजीज में शीहान सिंड्रोम आ जाएगा, एक्सेसिव एक्सरसाइज क्रॉनिक इलनेस में देखने को मिल सकता है। जबकि पेरिफेरल कॉजेज के अंदर क्या हो सकता है, प्राइमरी एमेनोरिया विद डिलेड प्यूबर्टी या सेकेंडरी एमेनोरिया। ओके, प्राइमरी एमेनोरिया क्या होता है, फेलियर टू स्टार्ट मेंसेस बाय द एज ऑफ 16 होता है, या अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हो तो आपने 14 पे भी लेबल करना होता है। और सेकेंडरी एमेनोरिया कब लेबल करते होते हैं, फेलियर ऑफ मेंसेस फॉर मोर देन 6 मंथ, और आपने 3 चीज़ों को रूल आउट करना होता है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेनोपॉज को। और ओलिगोमेनोरिया कब लेबल करते हैं, अगर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो 47 कह लो 35 डेज से ज़्यादा का हो गया और एक साल में तकरीबन 4 से लेकर 9 मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, जो प्यूबार्की और एडिनार्की होता है ये एस्ट्रोजन की एब्सेंस में भी हो सकते होते हैं, ये आपके एंड्रोजन्स पे डिपेंड करते होते हैं। इसके बाद है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है वो हिस्टेरोस्कोपी होती है, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है ओके वो कौन सी होती है, वैसे मेरे ख्याल से जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है, अगर किसी को पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो सबसे पहले आपको टीवीएस कराना चाहिए। अगर टीवीएस में 4 मिलीमीटर से ज़्यादा की थिकनेस है फिर आप हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी करा लो। क्लियर, ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। और इंडिकेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या क्या इंडिकेशन होती है कि आपने HMB में आपने बायोप्सी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, एब्लेशन से पहले कर रहे हैं, एज 45 से ऊपर है, टीवीएस पे आपको क्या मिल रहा है, 4 मिलीमीटर से ज़्यादा की थिकनेस मिल रही है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग क्या होता है, एट्रोफिक वेजाइनाइटिस होता है। और एट्रोफिक वेजाइनाइटिस क्यों होता है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में देखने को मिलता होता है। इसमें आपने ईस्ट्रोजन की थेरेपी देनी होती है, HRT की फॉर्म में, साइक्लिकल दे सकते हो, कंटिन्यूस वगैरह दे सकते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स वगैरह कवर कर लिया है। ओके 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 ओके, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा इन पॉइंट्स को, तो मुझे अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाना पड़ेगा। अबॉर्शन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले टॉपिक पे चलते होते हैं। ओके, अब जब भी किसी फीमेल को अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती है तो 3 ही डिफरेंशियल आपके जहन में आते होते हैं, वो होते हैं मिस कैरेज है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और तीसरा आ जाएगा मोलर प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपको एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलता है, वैजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है और हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। क्लियर, अबॉर्शन में या मिस कैरेज में क्या होता है, फीटल पार्ट्स निकल रहे होते हैं। जबकि मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, हाइपरथायराइडिज्म आपको देखने को मिलता है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम आपको देखने को मिलता होता है, और क्या देखने को मिलता है, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलती है, और वजाना से वेजिकल्स लाइक ग्रेप लाइक वेजिकल्स निकल रही होती है। तो ये तीनों चीज़ें बता दी है, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इसके अलावा मोलर प्रेगनेंसी है। ओके क्लियर, अब हम इनके यूक्यूज वगैरह स्टार्ट करते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मिस कैरेज है ना, यहाँ पे अबॉर्शन और मिस कैरेज में क्या फ़र्क होता है, यूजुअली जो अबॉर्शन होता है वो इंड्यूस्ड होता है और जो मिस कैरेज होता है वो खुद ब खुद हो जाता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ओके क्लियर, सही हो गया। अब यहाँ पे जो मिस कैरेज है, मिस कैरेज की बहुत सारी टाइप्स आपको देखने को मिलती होती है। ओके सही है, मिस कैरेज की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनको कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। आई थिंक एक टॉपिक वैसे काफ़ी बड़ा है, इसको हम सेपरेट वीडियो में भी कवर कर सकते होते हैं, लेकिन अभी चलो सुपरफिशियल वगैरह कवर कर लेते होते हैं। एक मिनट पहले मैं यहाँ से देख लूँ। ओके सही है, जो मिस कैरेज क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस बिफोर द 24 वीक्स, या फिर 500 ग्राम से नीचे का फीटस है वो बाहर निकल गया होता है। अर्ली मिस कैरेज कब लेबल करते हैं, 12 हफ्तों से नीचे का, और सेकंड वाला कब लेबल करते हैं, 12 से लेकर 24 वाला। ठीक हो गया। ओके क्लियर, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर मिस कैरेजेस, मोस्ट कॉमन इज एडवांसिंग एज है या प्रीवियस हिस्ट्री मिस कैरेज की हो चुकी है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मिस कैरेजेस होते हैं वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज की वजह से होते हैं। जो सेकंड ट्राइमेस्टर में होते हैं वो आपको किस वजह से देखने को मिल सकते होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर वाले जो होते हैं ना वो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से हो सकते हैं। याद कर लेना, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस से पीरियड लेबर भी होता है और मिस कैरेजेस वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, मिस कैरेज वगैरह हो जाएगा। मिस कैरेज की बहुत सारी टाइप्स होती है। ओके सब जैसे लाइक थ्रेटेड मिस कैरेज है, इनएविटेबल मिस कैरेज है, इनकम्प्लीट मिस कैरेज है, कंप्लीट मिस कैरेज है और मिस कैरेज है। अब इनको कैसे पढ़ना होता है, सबसे पहले आपने देखना है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी, एमेनोरिया होगा 7 से लेकर 8 या फिर 12 हफ्तों का, तो सबसे पहले देखना अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, वजाइनल ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो आप किस तरफ जाओगे, वाहिद मिस कैरेज जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती वो मिस कैरेज होता है। इसमें सर्वाइकल बंद होता है, और अगर आप अल्ट्रासाउंड करा लोगे आपको इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी मिलेगी, लेकिन उसमें कोई फीटल हार्ट एक्टिविटी नहीं होगी। तो सबसे पहले मिस कैरेज को कैसे अप्रोच करना होता है, सबसे पहले देखना कि ब्लीडिंग है या नहीं, एसिम्प्टोमेटिक है, ब्लीडिंग नहीं है, तो उसका मतलब है मिस कैरेज है, सर्वाइकल क्लोज्ड हुआ पड़ा है और इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, लेकिन कोई फीटल हार्ट रेट वगैरह कुछ नहीं होता। और जो मिस कैरेज होते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कोई मेडिकल नीड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि खुद ब खुद सारा का सारा निकल जाता होता है। क्लियर, अगर 28 डेज तक स्पॉन्टेनियस मिस कैरेज नहीं हुआ तो अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होता है। ठीक हो गया। ओके, क्यों, क्योंकि DIC हो सकता है, NTD आपने देनी होती है। ओके, तो अगर पहले तो आपने 28 डेज तक वेट करना होता है, अगर नहीं हुआ तो अपने मेडिकल मैनेजमेंट में माइजोप्रोस्टोल है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देते होते हैं, वजाइनल या सबलिंगुअल, या सर्जरी के अंदर डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन कर सकते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पहले था ब्लीडिंग देखना, ब्लीडिंग नहीं है तो मिस निकल गया, ब्लीडिंग है। ओके, ठीक हो गया।
नेक्स्ट आपका क्या काम होगा, वजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है। नेक्स्ट आपने देखना है कि सर्वाइकल ओस को देखना है। अगर सर्वाइकल ओस क्लोज्ड है, सर्वाइकल ओस तीन ही कंडीशन में क्लोज्ड होता है। एक तो मिस कैरेज है जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दूसरा सर्वाइकल ओस दो कंडीशन में और क्लोज्ड होता है, एक तो थ्रेटन मिस कैरेज है और दूसरा कंप्लीट मिस कैरेज है। ठीक हो गया। थ्रेटन मिस कैरेज में क्या होगा, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, सर्वाइकल ओस खुला, सर्वाइकल ओस बंद होगा, सॉरी सर्वाइकल ओस बंद होगा, क्लोज्ड होगा। क्लियर। और पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा लोगे, आपको इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी मिलेगी, उसमें फीटल हार्ट रेट भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। ठीक हो गया। और सपोर्टिव फीचर में क्या होगा, यूट्रस का साइज जेस्टेशनल एज के बराबर होगा और एचसीजी का लेवल रिलेटिवली नॉर्मल होगा फॉर जेस्टेशनल एज होता है। क्लियर। ठीक हो गया। अब थ्रेटन मिस कैरेज है, कैसे मैनेज करोगे, नॉर्मली आपने सपोर्टिव मैनेजमेंट देनी होती है। ओके। ठीक हो गया। और ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या कराना होता है, अल्ट्रासाउंड कराना है ताकि चेक करने के लिए कि क्या चेंज आ रही है, और एंटीडी आपने देना होता है। तो इसमें यूजुअली क्या होती है, सपोर्टिव मैनेजमेंट आपने करनी होती है। क्लियर। ये तो हो गया एक तो जिसमें क्लोज होता है सर्वाइकल ओस, थ्रेटन मिस कैरेज है, और जिसमें एक और में क्लोज होता है वो आपका कंप्लीट मिस कैरेज होता है। कंप्लीट मिस कैरेज में क्या होता है, क्लियर, कंप्लीट मिस कैरेज में वजाइनल ब्लीडिंग होती है, वो पहले ऑलरेडी हो चुकी होती है लेकिन वो स्टॉप हो जाती है। नंबर 2, सर्वाइकल ओस खुला हुआ होता है और पेल्विक अल्ट्रासाउंड में यूट्रस एम्प्टी होता है। थ्रेटन मिस कैरेज में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो ना इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी होगी लेकिन फीटल हार्ट रेट होगा, जबकि कंप्लीट में सब कुछ निकल चुका है। तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड में आपको खाली यूट्रस आपको देखने को मिलेगा। ओके। ठीक हो गया। इस केस में भी आपने क्या करनी होती है, सपोर्टिव मैनेजमेंट करनी होती है। बीटा सीजी का लेवल आपने करना होता है, सीरियल बीटा सीजी लेना होता है 2 हफ्ते, यहाँ तक कि आपका ना नेगेटिव आ जाए टू इंश्योर एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो मिस नहीं होगी। क्लियर। ये आपने करना होता है। ये भी हो गया हमारा। अब बाकी 2 रह गया मिस कैरेज, एक इनएविटेबल है, दूसरा इनकम्प्लीट है। इन दोनों के अंदर क्या होता है, सर्वाइकल ओस ओपन होता है। क्लियर। कैसे डिफ्रेंशिएट करते होते हैं, दोनों में वजाइनल ब्लीडिंग होती है, दोनों में सर्वाइकल ओस ओपन होता है। क्लियर। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस ओस में देखने को मिले, अगर ओस के अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस नजर आ रहे होते हैं और पेल्विक अल्ट्रासाउंड में भी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नजर आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट अंदर है, कुछ प्रोडक्ट ओस से निकल रहे हैं, तो उसका मतलब है इनकम्प्लीट मिस कैरेज है। लेकिन अगर पेल्विक अल्ट्रासाउंड में इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है लेकिन कोई फीटल हार्ट रेट नहीं है, तो फिर आपने किस तरफ जाना होता है, आपने जाना है इनएविटेबल के अंदर। इनएविटेबल का मतलब है कि फीटल हार्ट रेट नहीं है, थ्रेटन में फीटल हार्ट रेट नॉर्मल होता है। क्लियर। अब मैनेजमेंट क्या होती है, थ्रेटन में और इन दोनों में, इनकम्प्लीट में, दोनों में आपने मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट करनी होती है। मेडिकल में आपने माइजोप्रोस्टोल देना है, वजाइनल या सबलिंगुअल है, और सर्जरी में आपने डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करनी होती है। डीएनसी करना होता है या इवैक्यूएशन क्यूराटाज वगैरह, डीएनसी कर लो, आप डीएनसी लिख देना। क्लियर। ठीक हो गया। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रिवाइज कर दूं, कोई ब्लीडिंग नहीं, मिस कैरेज है। अगर ब्लीडिंग हो रही है, सर्वाइकल ओस बंद है, थ्रेटेंड, या फिर होता है कंप्लीट होता है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड से। अगर इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, थ्रेटेंड है, खाली या यूट्रस, कंप्लीट मिस कैरेज है। अगर सर्वाइकल ओस ओपन है, 2 पॉसिबिलिटी है, इनएविटेबल या फिर इनकम्प्लीट। इन दोनों में क्या देखना है, अल्ट्रासाउंड से डिफरेंशिएट करना है। अगर इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, कोई फीटल हार्ट रेट नहीं है, तो इनएविटेबल। अगर रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, कुछ बाहर निकल रहा है, ओके, और कुछ पैसेज ऑफ टिश्यूज है, तो इसका मतलब इनकम्प्लीट है। दोनों के अंदर माइजोप्रोस्टोल है, दोनों के अंदर आपने डीएनसी देना होता है, डायलिटेशन क्यूराटाच आपने करना होता है। क्लियर। ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिस कैरेज वाला एक रिकरेंट मिस कैरेज होता है, 3 या 3 से ज़्यादा कंसेक्टिव प्रेगनेंसी लॉस हो जाए, इसको रिकरेंट मिस कैरेजेस होती है। 1% कपल्स में देखने को मिलता है। ओके। मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होते हैं, एडवांस मैटरनल या फिर मैटरनल या पैटर्नल एज की वजह से हो सकते हैं, ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, बैलेंस क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की वजह से हो सकते हैं, और एक एप्ला की वजह से हो सकते हैं। एप्ला क्या है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। इसकी प्रिवेंशन कैसे करते हैं, एस्पिरिन और लो डोज हेपरिन होती है, जो कि मिस कैरेजेस के रेट को कम कर देती है बाय 50% है। इसके अलावा एक और मिस कैरेज भी होता है, सेप्टिक अबॉर्शन होता है, जिसमें वजाइनल डिस्चार्ज होता है, फीवर, टेकिकार्डिया, ल्यूकोसाइटोसिस आपको देखने को मिलता होता है। इसमें आपने एंटीबायोटिक्स देनी होती है और आपने डीएनसी करना होता है। क्लियर। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला। ओके। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला होता है, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी 2 तरीके से प्रेजेंट कर सकती होती है, एक तो सब एक्यूट या एक्यूट है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, वो प्रेगनेंसी जो कि यूट्राइन कैविटी से बाहर पड़ी हुई है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 1 in 80 प्रेगनेंसी में होता है। एक हीट्रोटोपिक और एक्टोपिक में क्या होता है, हीट्रोटोपिक में एक एक्स्ट्रा यूट्राइन होती है और एक इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी देखने को मिलती होती है, और यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक रिएक्शन देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड आरियाज-टेलर रिएक्शन। आरियाज-टेलर रिएक्शन का मतलब है कि जस्ट लाइक जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम में चेंजेस होती है, वही चेंजेस आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया। ओके। यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम होती है, रिस्पॉन्स टू द हार्मोनल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी होती है और अंडरगो फोकल डेसिडुअल चेंजेस। यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई लेकिन यूट्रस में नहीं हुई, बाहर हुई है, लेकिन यूट्रस के एंडोमेट्रियम में भी वही हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो गया। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब होती है। इसके अलावा ओवरी में, सर्विक्स में, एब्डोमेन में, सी सेक्शन के स्कार वगैरह में हो सकती है। क्लियर। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रीवियस पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुआ है, स्कारिंग हुई है,
एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, ट्यूब की सर्जरी किया है, साल्पिंजेक्टमी साल्पिंजोस्टमी किया है, या आपने आईवीएफ लगाया है, इनफर्टिलिटी है, इस वजह से देखने को मिल सकती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी दो तरीके से प्रेजेंट करती होती है, एक होती है रप्चर्ड और दूसरी होती है अनरप्चर्ड होती है। क्लियर, ठीक हो गया। रप्चर्ड होती है, दूसरी क्या होती है अनरप्चर्ड होती है। अनरप्चर्ड में आपको ट्रायड क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, एमेनोरिया होता है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है और एब्डोमिनल पेन होता है। मेन जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है वो एब्डोमिनल पेन होती है। अनरप्चर्ड में एमेनोरिया होगा, वजाइनल ब्लीडिंग होगी और छोटा मोटा एब्डोमिनल पेन होगा, एडिनिक्सा या सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होती है, यूट्रस का साइज नॉर्मल होता है और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल होती है। रप्चर्ड में क्या होगा, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। क्लियर, इंटरनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, एब्डोमिनल गार्डिंग, रिजिडिटी, पायरोटिनाइटिस, हाइपोवोलेमिक शॉक, इस तरह के फीचर देखने को मिले तो वो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अब जो अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसकी दो तरह की मैनेजमेंट होती है, मेडिकल होती है और सर्जिकल होती है। लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट गई है तो आपने हमेशा क्या करनी है, आपने क्या करना होता है, आपने सर्जरी करनी होती है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट गई है तो क्या करोगे, लेप्रोटमी करोगे और वहाँ से साल्पिंजेक्टमी या साल्पिंजोस्टमी करोगे, डिपेंडिंग अपॉन दूसरी फैलोपियन ट्यूब कैसी है। ठीक हो गया, अब वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अगर अनरप्चर्ड है तो आपने इस केस में क्या करना होता है, अनरप्चर्ड में आपने हमेशा क्या करना होता है, लाइक मेडिकल और सर्जिकल या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हम काम चला सकते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, मेडिकल सर्जिकल और वो आ जाएगा। क्लियर, अब जो होता है ना एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट होती है, कब करेंगे, जब पेशेंट हिमोडायनेमिकली स्टेबल है और एसिम्प्टोमेटिक होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और अब मेडिकल मैनेजमेंट कब करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, कब करेंगे, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर, मेडिकल मैनेजमेंट जब करते हैं जब पेशेंट हिमोडायनेमिकली स्टेबल होता है, सर्जरी यूजुअली जब करते हैं जब पेशेंट हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। मेडिकल कब करेंगे, जब उसका जो एडिनिक्सल मैस है वो 4 सेंटीमीटर से कम का है या बीटा एसजी 3000 से कम का है। दोबारा बता दूं, बीटा एसजी अगर 3000 से कम का है, 4 सेंटीमीटर से कम का है, फैमिली कंप्लीट नहीं हुई, स्टेबल वाइटल्स है, कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, तो इस केस में आपने क्या देना होता है, मेडिकल मैनेजमेंट करनी होती है, सिंगल डोज मीथोट्रेक्सेट देना होता है। लेकिन अगर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, अनस्टेबल है, 3000 से ज़्यादा का है, बीटा एसजी 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा का एडिनिक्सल मैस है, फीटल कार्डिक एक्टिविटी भी है, तो आपने लैप्रोस्कोपी करनी है। किस में, अनरप्चर्ड वाले में। लैप्रोस्कोपी में देखोगे अगर कंप्लीट फैमिली है तो आपने साल्पिंजेक्टमी कर देनी है, और अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई तो साल्पिंजोस्टमी कर देनी है, और अगर फट गई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो लेप्रोटमी करके साल्पिंजेक्टमी कर दो। ठीक हो गया। क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कैसे लेकर चलना होता है। अब जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है, सबसे पहले बीटा एसजी करा लेते होते हैं। ठीक हो गया, ओके। नॉर्मली क्या होता है, अगर बीटा एसजी 2000 से कम का है तो आपने बीटा एसजी को 48 आवर्स में रिपीट करना होता है। अगर 2000 से ज़्यादा का है तो आपने कंफर्म हो गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। क्लियर, ठीक हो गया। नॉर्मली जो डबलिंग टाइम होता है बीटा एसजी का वो 48 आवर्स होता है, लेकिन जो बीटा एसजी है ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो सब ऑप्टिमल होता है, नॉर्मल से भी नीचे होता है। बेस्ट इनिशियल इमेजिंग फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, टीवीएस होती है। टीवीएस में क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा यूट्राइन, ओके, नो इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल सैक, इन यूट्रस खाली पड़ा होगा, एडिनिक्सा में मैस हो सकता है, फ्री फ्लूइड आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, इसके अलावा बीटा एसजी का एक वो फैक्टर होता है, यानी बीटा एसजी का वो लेवल जिसके ऊपर अगर आप अल्ट्रासाउंड पे देख सकते होते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक हो गया, यानी बीटा एसजी का वो वाला लेवल जिसके ऊपर आप इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी को टीवीएस पे देख सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बीटा एसजी का लेवल 2000 से ऊपर है तो ये डिस्क्रिमिनेटरी जोन होता है, मतलब आप टीवीएस पे आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी को देख सकते हो जब बीटा एसजी 2000 से ज़्यादा आपको देखने को मिलता होता है। लेप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है फॉर द इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, लेकिन इन्वेसिव होती है, जब भी करनी होती है तब डायग्नोसिस क्लियर नहीं होता, और साथ में आपने एंटी डी के इंजेक्शन देने होते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कब करते हैं, पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल हो, बीटा एसजी 3000 से कम हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी 4 सेंटीमीटर से कम हो, फीटल कार्डिक ना हो, टीवीएस में कोई हीमोपेरिटोनियम नहीं है। क्लियर, लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द हॉस्पिटल, बस ये रट्टा मार लेना। और कौन सी कैसे करते होते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, मीथोट्रेक्सेट देते हैं, क्या देते हैं, मीथोट्रेक्सेट देते होते हैं। ठीक हो गया, सिंगल डोज मीथोट्रेक्सेट 50 ग्राम की डोज आती होती है, और आपने बीटा एसजी को देखना होता है 4, 7, 11 दिन पर, फिर वीकली देखना होता है, और बीटा एसजी ड्रॉप हो जाता है बाय 15% बिटवीन द 4 and 7 डे। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें आपने मीथोट्रेक्सेट नहीं देना, ओके। नंबर 1, क्रॉनिक लिवर डिजीज में नहीं देना, सीकेडी में नहीं देना, एक्टिव इन्फेक्शन में नहीं देना, अगर कोई इम्यूनिटी सप्रेस है उसमें नहीं देना, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल में नहीं देना होता। क्लियर, और मीथोट्रेक्सेट देने के बाद आपने कंसेप्शन को अवॉइड करना है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने होते हैं, बिकॉज मीथोट्रेक्सेट इज टेराटोजेनिक होता है। ओके, सर्जरी मैनेजमेंट क्या होती है, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो आपने लेप्रोटमी करना, फॉरन साल्पिंजेक्टमी कर देना। लेकिन अगर पेशेंट स्टेबल है, फटी नहीं है, लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी से देखा कि अगर एक ट्यूब में मसला है, ओके, दूसरी ट्यूब बिल्कुल ठीक ठाक है तो साल्पिंजेक्टमी कर दिया, या साल्पिंजोस्टमी कर सकते हैं। अगर एक ही फेलोपियन ट्यूब है या दूसरी फेलोपियन ट्यूब में भी मसला है तो इस केस में कर देते होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे लेके चलना होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन तो वो अपला होता है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, कार्डियोलिपिन, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, ये पॉजिटिव होता है। एस्प्रिन और लो डोज हेपरिन इस्तेमाल करते होते हैं ताकि 50% मोर्टेलिटी रेट को कम कर दें। ड्रग और चॉइस इन केस ऑफ अबॉर्शन, इन केस ऑफ 9, अगर 9 वीक से कम है तब क्या देंगे, और अगर
अगर ज़्यादा है तब क्या देंगे, ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, अबॉर्शन वाला टॉपिक मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, ओके, अबॉर्शन वाला टॉपिक मुझे बुक से निकालना पड़ेगा बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, आई थिंक दिस शुड बी इन द कॉन्ट्रासेप्शन चैप्टर। ओके, ओके, इलेक्टिव अबॉर्शन को हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते होते हैं। क्या मतलब है? डेलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ताकि एम्ब्रियो या फीटस सर्वाइव ना करे। ओके, अब जो अबॉर्शन के मेथड होते हैं, जो मेडिकल अबॉर्शन है वो माइफीप्रिस्टोन से या माइज़ोप्रोस्टोल से कर सकते हैं। जो माइफीप्रिस्टोन है ये प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, माइज़ोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होता है। ठीक हो गया। असल में करता क्या है, जो माइफीप्रिस्टोन होता है यूट्राइल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है और प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता होता है। जो माइज़ोप्रोस्टोल है ये क्या करते हैं, सेंसिटाइज एंडोमेट्रियम पे काम करते हैं ताकि एम्ब्रियो को बाहर निकाले। माइफीप्रिस्टोन ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा दिया, और जो माइज़ोप्रोस्टोल है इसने एम्ब्रियो को बाहर फेंक दिया। क्लियर? ठीक हो गया। पहले आप माइफीप्रिस्टोन देते होते हैं और इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट 48 आवर्स पे आ जाता है। तो मैक्सिमम इफेक्ट आ जाएगा तो आपने माइज़ोप्रोस्टोल देनी होती है। अब यहाँ पे आ जाते होते हैं। ओके, अब जेस्टेशनल एज पे अगर 9 वीक से कम है तब आपने जो देनी होती है। ओके, ओके, यानी अगर जेस्टेशनल वैसे 9 वीक से ज़्यादा इसने लिखा हुआ 9 वीक से कम है। ओके, अगर 9 वीक से कम है तो वैसे माइफीप्रिस्टोन और माइज़ोप्रोस्टोल दे सकते हो, साथ में पेन के मैनेजमेंट के लिए एनसेड वगैरह देते होते हैं। क्लियर? अगर 9 वीक से ज़्यादा क्या है, सेम रेजिमेंट इस्तेमाल करोगे, लेकिन आपने रट्टा मार लेना, माइज़ोप्रोस्टोल को आप हर 3 घंटों के बाद देते हैं जब तक एक्सपल्शन ना हो जाए। और अगर 21 वीक से ज़्यादा किया, ओके, तो 21 वीक पे आपने क्या इस्तेमाल करने होते हैं, इंट्राकार्डिक इंजेक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड या इंट्राफीटल या इंट्राम्नियोटिक इंजेक्शन ऑफ डाइजॉक्सिन आती है। क्लियर? सही हो गया। तो दोबारा बता देता हूँ मेडिकल अबॉर्शन कैसे करते हैं। 9 वीक से पहले है तो आपने क्या देना है, माइफीप्रिस्टोन माइज़ोप्रोस्टोल। पहले माइफीप्रिस्टोन देना होता है, 48 आवर्स पे मैक्सिमम इफेक्ट आ जाता है, फिर माइज़ोप्रोस्टोल देना 48 आवर्स पर। 9 वीक से ज़्यादा का है तो आपने क्या देना होता है, माइज़ोप्रोस्टोल देना हर 3 घंटे बाद। 21 वीक से ज़्यादा का है तो हार्ट के अंदर पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया या डाइजॉक्सिन डाल दिया, इंट्राफीटल या इंट्राम्नियोटिक है। ओके, लेकिन अगर एक और बात रट्टा मार लेना, अगर सर्जरी करनी है, सर्जरी में ये है कि सर्जरी में अगर 14 वीक से पहले का है तो वैक्यूम एक्सपिरेशन करनी होती है, और अगर 14 से ज़्यादा का है तो डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करना होता है। दोबारा बता दूं, मेडिकल वाली 9 वीक से कम दोनों इस्तेमाल करनी है। 9 वीक से ज़्यादा माइज़ोप्रोस्टोल एवरी 3 आवर्स, 20 वीक से ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड और डाइजॉक्सिन है। अगर सर्जरी की बात आ जाती है, सर्जरी में अगर 14 वीक से कम है तो वैक्यूम एक्सपिरेशन करना है, लेकिन अगर 14 वीक से ज़्यादा का है तो डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन आपने करना होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, परफोरेशन, रप्चर वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इनफर्टिलिटी और एंडोमेट्रियोसिस वाला चैप्टर है। ओके, तो फर्स्ट लर्न इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्यूबल पेटेंसी होती है। तो ट्यूबल पेटेंसी के लिए चेक करने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराती होती है। ओके, तो जब भी फीमेल सब फर्टिलिटी है, पहले अपने ओव्यूलेशन को चेक करना होता है हार्मोनल प्रोफाइल से, LH, FSH, TSH, मिड लूटियल प्रोजेस्टेरोन, AMH और एंट्रल फोलिकुलर काउंट फॉर ओवेरियन रिजर्व है। फिर अपने ट्यूब की पेटेंसी को देखना होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस, हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राफी यूजिंग एक्सरे, लेकिन जो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो लैप्रोस्कोपिक कीमो परट्यूबेशन होती है। मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल करते हैं। वाई लैप्रोस्कोपी इज गोल्ड स्टैंडर्ड बिकॉज ये क्या होती है, डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक भी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद आपने ना सीमन फ्लूइड एनालिसिस को अपने अच्छे से तैयार कर लेना होता है। SFA में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सीमन वॉल्यूम होता है, स्पर्म की कंसंट्रेशन होती है, स्पर्म का नंबर होता है, मोटिलिटी होता है, मॉर्फोलॉजी होता है, वाइटैलिटी होता है और pH होती है। ओके, नॉर्मल रट्टा मारे सीमन का वॉल्यूम 1.5 ml होता है। स्पर्म की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 15 मिलियन होती है। स्पर्म का काउंट कितना होता है, 39 मिलियन होता है। इसके बाद मोटिलिटी कितनी होती है, 32% होती है। मॉर्फोलॉजी कितनी होती है, 4% होती है। इसके बाद वाइटैलिटी 58 होती है और लास्ट में pH 7.2 से ज़्यादा देखने को मिलती होती है। क्लियर? और जब भी आपने SFA लेना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपने जो 2 से लेकर 4 दिन तक आपने इजैकुलेट करने से बचना होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने क्या करना है, पीनस को और हैंड्स को आपने अच्छे से वॉश करना होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। ब्लेडर को एम्प्टी करना होता है। ओके, और आपने ना उसको अच्छे से कंप्लीट इजैकुलेट के सैंपल को कलेक्ट करना होता है, और जो एनालिसिस है वो 1 घंटे के अंदर स्टार्ट कर देनी है, और लास्ट में आपने जो सैंपल लेना होता है वो मास्टरबेशन से या सिलिकॉन कॉन्डम से लेना होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और अगर किसी का एबनॉर्मल आ जाता है सीमन फ्लूइड एनालिसिस, आपने 3 महीनों के बाद दोबारा कराना होता है, बिकॉज अदरवाइज फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती होती है। और अगर किसी का स्पर्म काउंट 15 से कम हो गया, स्पर्म की कंसंट्रेशन 15 से कम हो गया, उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है 32 से कम,
उसको एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी कम हो जाती है तो उसको हम टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं। अगर स्पर्म की कंसंट्रेशन 15 से कम हो गया तो उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अब इसको आपने 3 में डिवाइड करना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में क्या होता है 15 से कम होता है, मॉडरेट में 10 से 15, मॉडरेट में 5 से लेकर 10 तक होता है, और सीवियर में क्या होता है 5 से कम होता है। जब भी माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया होता है आपने क्या करना है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करनी होती है, सीधा यूट्रस में स्पर्म को इंजेक्ट कर दोगे। दूसरा, अगर आपका लाइक 5 से लेकर 10 है तो आपने आईवीएफ करना होता है। अब आईवीएफ में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी की डाउन रेगुलेशन करनी है जीएनआरएच एगोनिस्ट से। नंबर 2, आपने क्या करना होता है, आपने गोनाडोट्रोफिन का इंजेक्शन देना होता है, ओवरी को स्टिमुलेट करना होता है। फिर आपने प्री मैच्योर ओव्यूलेशन को इनहिबिट करना है जीएनआरएच एगोनिस्ट से। फिर ओव्यूलेशन को इंड्यूस करना होता है बीटा एससीजी से। फिर आपने क्या करना होता है, ओके, oocyte को कलेक्ट करना होता है। फिर आपने क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करनी होती है, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना होता है। फिर आपने प्रोजेस्टेरॉन का कवर देना होता है, और लास्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट कराना होता है। यानी इन शॉर्ट, अगर माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है, मॉडरेट है तो आईवीएफ करते हैं, अगर सीवियर है तो आपने इक्सी करनी होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आ जाता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। ओके, तो एंडोमेट्रियोसिस में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन, तो क्या होती है फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, रट्टा मार लेना। इसमें जो लैप्रोस्कोपी होती है फर्स्ट लाइन होती है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो हिस्टोपैथोलॉजी होती है। जबकि एडिनोमायोसिस में क्या होता है, एडिनोमायोसिस के केस में लाइक आपको एमआरआई इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस में ना जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी होता है। इसके लिए बहुत सारी थ्योरी होती है, सिम्पसन इम्प्लांटेशन थ्योरी, मेयर्स मेटाप्लास्टिक थ्योरी, लिम्फेटिक थ्योरी जिसको हेल्बान थ्योरी कहते हैं, और डिमोस्की थ्योरी जिसको इम्पेयर्ड इम्यूनिटी वाली थ्योरी कहते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। अब ना फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हो एंडोमेट्रियोसिस में, आप टीवीएस कराते हैं। टीवीएस में क्या मिलता है, किसिंग ओवरी या चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा देखने को मिलता है। दैट मींस मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज ओवरी, चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमास क्रिएट कर देता होता है। क्लियर, सही हो गया। क्लियर, ऑलमोस्ट ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी एंडोमेट्रियोसिस को मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी एंडोमेट्रियोसिस में थोड़ा बता दूं क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, साइक्लिकल, नॉन कॉलिकी, पैल्विक पेन होता है, डिस्मेनोरिया, स्कैंड्री डिस्मेनोरिया देखने को मिलता होता है। रट्टा मालेना, स्कैंड्री डिस्मेनोरिया और डिस्पैरोनिया एडिनोमायोसिस में भी देखने को मिलता है। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप एग्जामिनेशन करोगे एंडोमेट्रियोसिस वाली फीमेल की, इसमें थिकनिंग और नोडुलैरिटी मिलती है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट की, पाउच ऑफ डगलस में टेंडरनेस मिलती है, फिक्स्ड इमोबाइल रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल के अंदर क्या होता है, मेडिकल में आपने क्या इस्तेमाल करना है, चूंकि इसमें स्कैंड्री डिस्मेनोरिया हो रहा है तो आपने क्या क्या देना होता है, जीएनआरएच एगोनिस्ट दे दोगे। लेकिन उनका साइड इफेक्ट ये है कि ये ना सूडो मेनोपॉज करवा देते होते हैं, सूडो मेनोपॉज। और जब मेनोपॉज होता है तो हॉट फ्लैशेस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, तो आपने यूजुअली इनको अवॉइड करना होता है। क्लियर, इसके अलावा और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सीओसीपीस या प्रोजेस्टेरोन इस्तेमाल कर सकते होते हैं, एलएनजी, आईओएस, डीएमपी है, सीओसीपी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनसेड पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, डेनाजोल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेनाजोल का रट्टा मार लेना या एंड्रोजन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से एक्नी, हिर्सुटिज्म, वॉइस की चेंजेस देखने को मिल सकती है, और ओवरी का कैंसर भी हो सकता है। सर्जरी के अंदर क्या होता है, सर्जरी को आपने 2 में डिवाइड करना है, फर्टिलिटी कंप्लीट है, फैमिली कंप्लीट है, या फैमिली इनकम्प्लीट है। अगर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तब इस केस में क्या मैनेजमेंट होती है, हिस्टेरेक्टमी करना है, बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी करना है, और एचआरटी आपने 6 महीनों तक आपने स्टार्ट नहीं करनी, बिकॉज डिजीज वापस आ सकता होता है। और अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई तो आपने क्या करना है, लैप्रोस्कोपी से लेजर एक्सीएन और डायथर्मी करनी होती है। इसके अलावा डिस्पेरोनिया के लिए प्री सैक्रल न्यूरेक्टमी और लूना करते हैं। लूना क्या है, लैप्रोस्कोपिक यूट्राइन नर्व एब्लेशन है। क्लियर, काजेज ऑफ असाइटिस आफ्टर आईवीएफ, आपने आईवीएफ किया, आईवीएफ की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, आईवीएफ से या तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, असाइटिस आ गया तो इसका मतलब ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो गया। इसमें आपको एब्डोमिनल पेन मिलता है, असाइटिस मिलती है, कोआगुलोपैथी होती है, असाइटिस पल्मोनरी एडिमा को रट्टा मार लेना, एब्डोमिनल पेन और कोआगुलोपैथी होता है। अल्ट्रासाउंड करा लोगे, मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हो, लो डोज से आप स्टिमुलेट करते हैं, अल्ट्रासाउंड से हम फॉलिकल्स की मॉनिटरिंग करते हैं कि ज़्यादा फॉलिकल तो स्टिमुलेट नहीं होगी, और जीएनआरएच एंटागोनिस्ट इस्तेमाल कर लेगी इंस्टेड ऑफ एगोनिस्ट है। ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो गया। प्रेगनेंसी रेट आफ्टर क्लोमिफिन, तो क्लोमिफिन से जो प्रेगनेंसी रेट होता है 30 to 40% आपको देखने को मिलता है। और आईवीएफ में पर साइकिल जो आईवीएफ करता होता है, ओके, वो कितना होता है, ऑलमोस्ट सिंगल साइकिल से, ओके, इसमें तो वैसे 10 से लेकर 20 लिखा हुआ है, ओके। सिंगल साइकिल सक्सेस रेट, अगर फीमेल की एज 35 साल से नीचे है तो 40 से लेकर 45 साल हो जाएगा, 45% हो जाएगा। लेकिन अगर 40 साल से ऊपर है तो 15% इसका सक्सेस रेट होता है। क्लोमिफेन सिट्रेट का कितना होता है, ऑलमोस्ट 30 to 40% होता है। क्लोमिफेन सिट्रेट क्या करती है, ये ना पिट्यूटरी के ऊपर ना ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन गोनाडोट्रोपिन को इनहिबिट नहीं कर पाता होता। क्लियर, सही हो गया। और क्लोमिफेन सिट्रेट से अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो आपने क्या इस्तेमाल करना होता है, आपने एरोमेटेज इनहिबिटर है, इसके अलावा जीएनआरएच एगोनिस्ट वगैरह
इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गोनाडोट्रोपिन इस्तेमाल कर सकते होते हैं, या मेटफॉर्मिन भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक वाला चैप्टर स्टार्ट करते होते हैं। इन्फेक्शन के अंदर आपने ना कौन कौन से इन्फेक्शन पढ़ने होते हैं, 3 मेजर इन्फेक्शन आपने पढ़ लेने हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ट्राइकोमोनियासिस, कैंडिडियासिस और गार्डिनेला वजाइनालिस। इनमें से कन्फर्म एक MCQ आएगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, और एक SCQ भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ के जाना होता है। इसके अलावा एक और टॉपिक भी इस चैप्टर में वह है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इसके ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, पॉजिटिव एजेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते होते हैं। ओके, तो हम 3 इन्फेक्शन वगैरह को पढ़ लेते होते हैं। ओके, कौन कौन से इन्फेक्शन वगैरह पढ़ लेते हैं, पहले मैं निकालूँ यहाँ से। ओके, सबसे पहला इन्फेक्शन पढ़ते हैं हम, बैक्टीरियल वजाइनोसिस होता है। तो जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस है, एक बात रट्टा मार लेना, बैक्टीरियल वजाइनोसिस और कैंडिडियासिस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होते। डैट मीन्स इस केस में आपने पार्टनर की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करनी और दूसरे पार्टनर को भी ठीक नहीं करना। लेकिन ट्राइकोमोनास वेजिनालिस क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जब भी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लाइक ट्राइकोमोनास है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, गनोरिया, क्लाइमिडिया का इन्फेक्शन है, तो इसमें आपने फीमेल को तो ठीक करना ही करना है, लेकिन आपने मेल को भी ठीक करना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है और मेट्रोनिडाजोल लगा देनी होती है। क्लियर, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये पॉइंट बताना था मैंने। बैक्टीरियल वजाइनोसिस क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, बल्कि लैक्टोबैसिलस के कम होने की वजह से, न्यू सेक्सुअल पार्टनर की वजह से, या HIV में देखने को मिलता है। किस वजह से होता है, गार्डिनेला वजाइनालिस की वजह से और माइकोप्लाज्मा होमिनस की वजह से होता है। रट्टा मार लेना, इसमें ईचिंग नहीं होती, इसमें फिशी ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। जो डिस्चार्ज होती है वो आपको वाइट डिस्चार्ज होती है, कंसिस्टेंसी थिन होमोजीनस होती है, pH क्या होती है 4.5 से आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। रट्टा मार लेना, इन तीनों में जो होती है ना, कैंडिडा में pH 4.5 से कम होती है, बाकी दोनों में pH 4.5 से ज़्यादा की होती है। ओके, इसको डायग्नोस करने के लिए क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड एमसेल क्राइटेरिया, जिसमें आपको फिशी स्मेल मिलेगी ऑन 10% KOH, दिस इज कॉल्ड वीफामाइन टेस्ट है। ओके, दूसरा आपको क्या मिलेगा, वजाइना की pH ज़्यादा मिलेगी। ओके, 4.5 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा, क्लू सेल आपको देखने को मिलते हैं। क्लू सेल मोर देन 20% होते हैं ऑन द माइक्रोस्कोपी, जो कि स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया चिपके हुए होते हैं, और आपको थिन होमोजीनियस डिस्चार्ज आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस का पॉइंट हो गया। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस क्या होता है, इसमें ये ना स्ट्रॉबेरी सर्विस कराता होता है, इचिंग बहुत होती है, फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज होती है, कलर इसका ग्रीन येलो प्रोफ्यूज फ्रॉथी होता है, कंसिस्टेंसी थिन होमोजीनस होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस नाथ न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट होता है। क्लियर, ठीक हो गया। कल्चर करा लोगे, आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। मोटाइल ऑर्गेनिज्म होता है, 4 मूविंग फ्लैजेला होता है। और इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस में क्या ट्रीटमेंट होता है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस में आपने मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन देनी होती है। पार्टनर को ठीक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस केस में आपने मेट्रोनिडाजोल फीमेल को भी देनी है 2 ग्राम ओरली, और आपने उस पार्टनर को भी देनी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आपने करनी होती है। क्लियर, और सेक्सुअल इंटरकोर्स से आपने अवॉइड करना होता है। इसके बाद कैंडिडियासिस है। कैंडिडियासिस में हिस्ट्री मिलेगी इम्यूनो सप्रेशन की, लाइक डायबिटीज, HIV या प्रेगनेंसी, एंटीबायोटिक या COCP इस्तेमाल कर रही है। ओके, इसमें आपको वुल्वा की ईचिंग मिलती है, इतनी ज़्यादा ईचिंग मिलती है कि आपको एरिथीमा, फिशरिंग मिलती है, स्मेल यीस्ट वाली होती है, कलर वाइट होता है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज होता है, कॉटेज चीज अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। वंस अगेन इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस माइक्रोस्कोपी और कल्चर है। ठीक है, अब ये जो कैंडिडियासिस है ना, प्रेगनेंसी में भी आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, सही हो गया। ओके, अब अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो आपने क्लोट्रिमजोल, फ्लूकोनाजोल इस्तेमाल करना है, और अगर प्रेग्नेंट है तो आपने क्या देना है, टॉपिकल इमीडाजोल देना होता है। तो तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्लू सेल आपको देखने को मिलती है, लाइक डिक्रीज लैक्टोबैसिलस, इंक्रीज एनारोब्स है, गार्डिनेला वजाइनालिस और माइकोप्लाज्मा होमिनस वाला आ जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ना अपर जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन को कहते हैं। ओवरी का इन्फेक्शन हो गया तो ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस बनेगा, फैलोपियन ट्यूब का हो गया साल्पिंजाइटिस होगा, यूट्रस का तो एंडोमेट्राइटिस हो जाएगा। और इसके कुछ रिस्क फैक्टर आपने नोट करने होते हैं। जब भी फीमेल की एज 25 साल से नीचे है, ओके, तो आपने ना पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की आपने जरूर स्क्रीनिंग करनी होती है, क्योंकि ये सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में देखने को मिलता होता है। 2 पॉजिटिव एजेंट है, क्लामिडिया ट्रैकोमैटिस और निजेरिया गोनोरिया। एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब चूंकि ये इंटरकोर्स से रिलेटेड है, लाइक, तो आपने क्या करना है, सेक्सुअल, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, प्रीवियस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, लैक ऑफ बेरियर प्रोडक्शन है, या कुछ प्रेगनेंसी भी लिखा हुआ है। लेकिन 2 पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्लामिडिया ट्रैकोमैटिस और निजेरिया गोनोरिया। अब इसमें हिस्ट्री में क्या मिलता है, हिस्ट्री में आपको बायलैटरल लोअर एब्डोमिनल पेन मिलेगा। नंबर 2, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं चैंडलियर साइन मिलता है, और डिस्पैरोनी आपको देखने को मिलता होता है। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कैसे बनाते होते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर मिनिमम जो चीज़ चाहिए आपको वो है लोअर एब्डोमिनल पेन है, बायलैटरल और चैंडलियर साइन चाहिए, और एडिशनल चीज़ क्या चाहिए होती है, CBC, ESR, CRP, टेम्परेचर ज़्यादा मिलना चाहिए, एबनॉर्मल म्यूकोपुलुलेंट डिस्चार्ज आपको चाहिए, और WBC ऑन वेजाइनल सिक्रेशन वगैरह चाहिए होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा।
ओके। अब इसका जो डायग्नोस होता है क्लिनिकल होता है, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा लोगे। लैप्रोस्कोपी इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट करा सकते होती है। क्लियर। और इसके ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर क्लैमिडिया का इन्फेक्शन है तो आपने डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन देनी है। गिनोरिया है तो सेफ्ट्राइजोन है। एनारोब्स है तो मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन आपने देनी होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जेनिटल वार्ड्स, तो जेनिटल वार्ड्स होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं 6 और 11, जबकि जो सर्वाइकल इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेजिया और सर्विकल कैंसर ये होते हैं 16, 18, 31, 33, 45। इनकी वजह से आपको कैंसर आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। ठीक हो गया। एचपीवी आपको पता है कि ये ना ये भी लाइक मल्टीपल पार्टनर से रिलेटेड होता है। स्मोकिंग, प्रेगनेंसी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से रिलेटेड होता है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यूरोगाइनोकोलॉजी वाला चैप्टर है। ओके। यूरोगाइनोकोलॉजी वन ऑफ द लीस्ट फेवरेट चैप्टर, जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। ओके। एक तो पूरी गायनी से नफरत करता हूँ और पूरी गायनी में ये वाला चैप्टर है जो मुझे पसंद नहीं है, यूरोगाइनोकोलॉजी वाला। तो ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यूवी प्रोलैप्स वाला टॉपिक है। यूवी प्रोलैप्स को पढ़ने से पहले आपने कुछ सपोर्ट्स पढ़नी है वजाइना की। वजाइना की 3 तरह की सपोर्ट्स होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में कार्डिनल और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है। अगर ये सपोर्ट उड़ गई तो यूट्राइन और वाल्ट का प्रोलैप्स हो जाएगा। स्टेज जो लेवल 2 सपोर्ट होती है ये पैरावजाइनल फेशिया होते हैं। लाइक वजाइना से आगे क्या बढ़ा हुआ ब्लेडर तो प्यूबो सर्वाइकल फेशिया, पीछे क्या बढ़ा हुआ रेक्टम तो रेक्टो वजाइनल फेशिया हो जाएगा। अगर ये डैमेज हो गया तो इंटीरियर या पोस्टीरियर प्रोलैप्स आपको देखने को मिल सकता है। लेवल 3 सपोर्ट पेरिनियल बॉडी लेवेटर नाई मसल से बनती होती है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स हो जाएंगे। अब ना यूवी प्रोलैप्स में आपको क्या हिस्ट्री मिलती होती है? यूवी प्रोलैप्स में क्लासिकल हिस्ट्री मिलती है। पहले हिस्ट्री से पहले मैं आपको बता देता हूँ यूवी प्रोलैप्स के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज वजाइना डिलीवरी। मल्टीपैरस है, एसवीडी बहुत सारी हुई हुई है, यूवी प्रोलैप्स हो सकता है। नंबर 2 एज बढ़ रही है, मीनोपॉज है। नंबर 3 आर्ट्रोजेनिक है। आर्ट्रोजेनिक पे वजाइनल हिस्टेरेक्टमी है और बर्श कोल्पो सस्पेंशन है। इन दो की वजह से देखने को मिल सकता है। रट्टा मार लेना वजाइनल हिस्टेरेक्टमी तो इसके ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होती है। और जो बर्श कोल्पो सस्पेंशन है या आप किसी में इस्तेमाल करते हो, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में इस्तेमाल करते हैं, या क्रॉनिक फैक्टर में कफिंग, कॉन्स्टिपेशन, हैवी वेट लिफ्टिंग, पैल्विक मैस, ये भी क्या करवा सकता है? ये भी आपको लाइक हम कह सकते हैं यूवी प्रोलैप्स करा सकता होता है। यूवी प्रोलैप्स की ग्रेडिंग एग्जाम में आती है। फर्स्ट में हाइमा तक नहीं पहुंचता, 2 में हाइमा तक पहुंच जाता है, 3 में हाइमा से बाहर निकल जाता है, और अगर पूरा का पूरा यूट्रस से बाहर आ गया दिस इज कॉल्ड प्रोसिडेंशिया। क्या हिस्ट्री मिलती है? समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द वजाइना, वजाइना से कुछ निकल रहा है, लंप निकल रहा है, डिस्परोनिया, बैक एक मिलता है। अगर सिस्टोसील या यूरिथ्रोसील है जो कि इंटीरियर कंपार्टमेंट की होती है, इसमें आपको यूरिन की अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, यूरिन इनकॉन्टिनेंस मिलती है, यूरिनरी रिटेंशन होती है। अगर एक्टोसील है, कॉन्स्टिपेशन, डिलेड बॉवल अनटाइम, कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलती होती है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है यूवी प्रोलैप्स में? क्लिनिकल डायग्नोस होता है। क्या होता है? क्लिनिकल डायग्नोस होता है। ठीक हो गया। बाकी आप क्या करा सकते हो? अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीबीसी, एसआर, सीआरपी, यूरिन एनालिसिस करा सकते हो, रेक्टल मैनोमेट्री करा सकते होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट को 2 में डिवाइड करना होता है, कंजर्वेटिव होता है और दूसरा क्या आता है आपका सर्जिकल आ जाता है। कंजर्वेटिव के अंदर आपने क्या करना होता है? ओके, आपने रिस्क फैक्टर वगैरह को मैनेज करना होता है, वेट को रिड्यूस करना, ओबेसिटी वगैरह ना हो। नंबर 2 पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करानी होती है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी को अवॉइड करना होता है, क्रॉनिक फैक्टर लाइक कफिंग और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना होता है। दूसरा पिजरी इस्तेमाल करनी होती है। पिजरी रिंग होती है और शेल्फ होती है। रिंग वाली जब यूज करते हैं जब पेरिनियल बॉडी इंटैक्ट है और सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल है। शेल्फ वाले जब यूज करते हैं जब पेरिनियल बॉडी इंटैक्ट नहीं है और कहने का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल भी नहीं है। इस केस में आप इस्तेमाल करते होते हैं। पिजरीज की क्या इंडिकेशन होती है? नंबर 1 पेशेंट खुद चाहता है, नंबर 2 थेरापेटिक विश के लिए, मेडिकली अनफिट है, सर्जरी के लिए वेट कर रही है, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी। और सर्जरी के अंदर क्या होता है? अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसला है एंटीरियर कोल्पोग्राफी कर दो, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसला है पोस्टीरियर कोल्पोग्राफी कर लो, अगर यूवी प्रोलैप्स है तो हिस्टेरेक्टमी कर दो, मानचेस्टर फोदरगिल रिपेयर कर दो, सैक्रो हिस्टेरियोपैक्सी कर दो। मानचेस्टर रिपेयर या फोदरगिल रिपेयर क्या होता है? इसमें सर्विस को काट देते हैं और कार्डिनल लिगामेंट को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। सैक्रो हिस्टेरियोपैक्सी, सैक्रो का मतलब है सैक्रम, हिस्टेरियो का मतलब है यूट्रस, तो यूट्रस को जोड़ देंगे हम सैक्रम के साथ। अगर वॉल्ट का प्रोलैप्स है तो आप सैक्रो कोल्पोपैक्सी कर दोगे और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट की फिक्सेशन कर दोगे। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा फौरन ही आपको क्या मिलेगा? आपको यूरिन की ड्रिबलिंग देखने को मिलती होती है। क्लियर। तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में आ जाता होता है। क्लियर। सही हो गया। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस? तो जो रिस्क फैक्टर होते हैं नंबर 1 मल्टीपैरिटी है, जिसकी वजह से क्या होगा? एसवीडी की वजह से स्फिंक्टर के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फोर्सेप्स की डिलीवरी की वजह से, पेरिनियल ट्रॉमा की वजह से, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से, ओबेसिटी, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, क्रॉनिक कफिंग, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है। क्लियर। एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? स्फिंक्टर की या तो हाइपर मोबिलिटी है या इंट्रिंसिक स्फिंक्टर की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। ये पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। ओके। अब इसके बाद है जो इसका
इसका जो कहने का मतलब है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का, आपने यूरोडायनेमिक स्टडीज करानी होती है। यूरोडायनेमिक स्टडीज के अंदर आपको क्या मिलेगा, यूरोडायनेमिक स्टडीज के अंदर इनवॉलंटरी डेट रिड्यूसर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। अगर आपको इनवॉलंटरी डेट रिड्यूसर कॉन्ट्रैक्शन मिलती है तो वो डेट रिड्यूसर ओवर एक्टिविटी है, अपर मोटर न्यूरॉन लिगेंड है। लेकिन इसमें क्या होगा, यूरोडायनेमिक स्टडीज में जब इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, खांसेगा, लाफिंग, स्नीजिंग, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग, इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन की ड्रिबलिंग आपको देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट के अंदर कंजर्वेटिव और सर्जिकल है। कंजर्वेटिव में ओबेसिटी है, वेट को रिड्यूस करो, बैलेंस फ्लूइड इंटेक करो, कैफीन की इंटेक को कम से कम करो। इसके अलावा और क्या करना, आपने ब्लेडर की रीट्रेनिंग करनी होती है, एजुकेशन करनी होती है। क्लियर। सर्जरी के अंदर क्या होता है, सर्जरी मोस्ट इफेक्टिव होती है। सर्जरी में क्या करते होते हैं, मिड यूरिथ्रल टेप लगाते होते हैं। मिड यूरिथ्रल टेप दो तरह की होती है, टोट, टीवीटी। टोट क्या है, टेंशन फ्री ऑब्चुलेटर टेप, जबकि टीवीटी क्या है, टेंशन फ्री वजाइनल टेप है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोल्पो सस्पेंशन कर सकते हैं, बुर्श वाली या लैप्रोस्कोपी वाली। और बुर्श वाली क्या बताया था, बुर्श वाली से पोस्टीरियर वजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है, ब्लेडर की परफोरेशन हो सकती है, वाइट करने में डिफिकल्टी वगैरह हो सकती है। इसके अलावा पेरी यूरिथ्रल इंजेक्शन दे सकते होते हैं, दो चीज़ों के देते हैं, मैक्रोप्लास्टिक हुई और बल्कामिट है, बल्कामिट। ओके, ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोस्ट कॉमन फिस्टुला, मोस्ट कॉमन काज ऑफ मोस्ट कॉमन फिस्टुला क्या है, यानी जो मोस्ट कॉमन फिस्टुला होता है वेजिको विजाइनल फिस्टुला आपको देखने को मिलता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर आपको देखने को मिलता होता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री के अंदर इट इज हिस्ट्रेक्टमी। अच्छा, यहाँ पर डेट रिड्यूसर ओवर एक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं किया गया। डेट रिड्यूसर ओवर एक्टिविटी ना अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से होती है, लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइना बाइफिडा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। इसमें आपको अर्जेंसी देखने को मिलती है, नोक्चूरिया एंड यूरिसिस आपको देखने को मिलता होता है। लॉस ऑफ यूरिन अकर्स इन लार्ज अमाउंट विदाउट एनी वार्निंग साइन है। यूरोडायनामिक स्टडीज करा लोगे, इनवॉलंटरी डेट रिड्यूसर कॉन्ट्रैक्शन होती है और जो अर्ज टू वाइड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। मैनेजमेंट में वन सेकेंड कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव में क्या होती है, आपने क्या करना होता है, वेट की रिडक्शन करनी होती है। आपने क्या करना है, आपने फ्लूइड इंटेक, बैलेंस फ्लूइड इंटेक देना होता है। रिडक्शन ऑफ कैफीन इंटेक है, वेट को रिड्यूस करना होता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करानी होती है, ब्लेडर रीट्रेनिंग करनी होती है। मेडिकल में आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आप कौन से इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीब्यूटानिन, ट्रोस्वियम, टोल्टिरोडिन, ओके, इमिपरामीन, डेस्मोप्रेसिन इस्तेमाल करते हैं। और मीरा बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हैं, बीटा 3 एगोनिस्ट होता है, या ईस्ट्रोजन इस्तेमाल कर सकते होते हैं। सर्जरी के अंदर क्या है, सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन करते हैं और बोटुलिनम टॉक्सिन की इंजेक्शन वगैरह देते होते हैं। मोस्ट मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस इज कार्डिनल लिगामेंट होता है, जिसको ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है। आई थिंक राउंड लिगामेंट तो कोई सपोर्ट नहीं देता, ओके, सिर्फ ये इंग्वाइनल किनार में भाग जाता होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, कॉज ऑफ सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन वो कंडीशन होती है जिसमें जो आपका जो कहने का मतलब है एंडोसर्विक्स होता है, उसकी जो एपिथेलियम है वो आपकी एक्टोसर्विक्स के अंदर आ जाती होती है। इन शॉर्ट कलमनर मेटाप्लेजिया ऑफ एक्टोसर्विक्स, उसको बोलते हैं सर्वाइकल एक्ट्रोपियन वगैरह कहते होते हैं। क्लियर। 3P की वजह से होता है, प्यूबर्टी, पिल्स, प्रेगनेंसी की वजह से होता है। आपने रीअश्योरेंस करनी होती है, पिल्स को चेंज करना होता है। अगर सिम्प्टोमेटिक है तो आपने क्या करनी होती है, उसकी सर्जरी करनी होती है, एवलियन या एब्लेशन वगैरह करनी होती है किसकी, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन की। क्लियर, ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर सर्वाइकल एक्ट्रोपियन यानी सर्वाइकल एक्ट्रोपियन में आपने ना एब्लेशन वगैरह करनी होती है टू अ डेप्थ ऑफ 3 to 4। अगर प्रेगनेंसी होती है, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन हुआ, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन से कलमनर मेटाप्लेजिया हुआ और कलमनर मेटाप्लेजिया से एपिथेलियम एक्टोसर्विक्स भी आ गया है और वहाँ पर डक्ट की ब्लॉकेज हो गई है, क्रिप्स की ब्लॉकेज हो गई है, तो म्यूकस रिटेंशन सिस्ट हो जाती है ऑन द सर्फेस ऑफ एक्टोसर्विक्स। दिस इज कॉल्ड नेबोथियन सिस्ट होती है। नेबोथियन सिस्ट ये आपको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखने को मिलती है, कोई ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं होता। ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, तो पॉलिप्स के लिए क्या करना है, पॉलीपेक्टमी करना होता है। डीएनसी से कर सकते हैं, पॉलीपेक्टमी डीएनसी से कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, हिस्टेरोस्कोपी होती है, डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक भी आपको देखने को मिलती होती है। यही जो हिस्टेरोस्कोपी है ये एशरमैन सिंड्रोम में भी इस्तेमाल करोगे, डायग्नोसिस के लिए भी और थेरापेटिक में भी। और जो एशरमैन सिंड्रोम होता है इसमें सेकेंडरी एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी देखने को मिलता होता है। इसके बाद मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 20 से लेकर 40 वाले में डर्मोइड सिस्ट होता है। क्लियर। डर्मोइड सिस्ट में रट्टा मार लेना कि ये 15% केसेस में टेस्टिकुलर टॉर्शन, सॉरी ओवेरियन टॉर्शन में करा लेता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन यहाँ पे कैसे आ गई, डर्मोइड सिस्ट ओवेरियन टॉर्शन वगैरह करा देता होता है। और जब ये ओवेरियन टॉर्शन होती है तो आपने ओवोफ्रेक्टमी करनी है। 10% केस में बायलैटरल होते हैं और 2% केस में आपको मलिग्नेंसी आपको देखने को मिलती होती है। अगर टॉर्शन हो जाती है तो आपने डी टॉर्शन करना, लेकिन फायदा नहीं हो रहा तो आपने क्या करना, ओवोफ्रेक्टमी आपने करनी होती है इमरजेंसी के अंदर। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर ओल्ड एज में कौन से होते हैं, एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं। एपिथेलियल ट्यूमर कौन कौन से होते हैं, सीरस म्यूसिनस, ओके, और कौन से होते हैं, सीरस म्यूसिनस हो गया, बनानर हो गया, क्लियर हो गया, एंडोमेट्रियाइड हो गया। काज ऑफ होट टेंडर वुल्वा, होट टेंडर वुल्वा ये आपको किस कंडीशन में देखने को मिलता है, बार्थोलिन एब्सेस में देखने को मिलता होता है। क्लियर। किस में देखने को मिलता है, बार्थोलिन एब्सेस में देखने को मिलता होता है। क्लियर। बार्थोलिन एब्सेस में ना पोस्टीरियर लैटरल आपको स्वेलिंग वगैरह आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। होट टेंडर। लेकिन जो बार्थोलिन सिस्ट होती है ये होट टेंडर नहीं होती। रट्टा मार लेना, अगर होट टेंडर है
इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो बार्थोलिन एब्सेस है जिसमें इंसिजन और ड्रेनेज आपको करना होता है। लेकिन अगर आपका लाइक कहने का मतलब है कि अगर सिस्ट है ओके तो इसमें आपने क्या करनी है, मार्च सुपलाइजेशन करनी है अंडर द जी है। अगर ट्रीटमेंट ऑफ सिंगल फाइब्रॉइड, छोटा फाइब्रॉइड है, फैमिली कंप्लीट है तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना होता है। लेकिन लार्ज मल्टीपल फाइब्रॉइड है, फैमिली कंप्लीट है तो आपने हिस्टेक्टमी कर देनी होती है। ओके ठीक हो गया। लेकिन अगर कंसीव करना चाह रही है छोटे मोटे फाइब्रॉइड तो मायोमेक्टमी करना होता है। मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड कौन सा होता है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होता है, जबकि मोस्ट कॉमन सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड कौन सा होता है, सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड होता है। सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड क्या करवा सकता है, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस करवा सकता होता है, सब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी ये करवा सकता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और ब्लीडिंग भी काफी सारा करवा सकता होता है। मैनेजमेंट क्या होती है फाइब्रॉइड की, आपने जीएनआरएच एनालॉग्स देनी होती है, सेलेक्ट प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, और आपने ट्राइनेक्सामिक एसिड देना होता है। इसके बाद है 5 ईयर सर्वाइवल रेट ऑफ स्टेज 2 ओवेरियन कैंसर, इसका होता है 65 to 70% होता है। अब तमाम कैंसर की आपने स्टेजिंग को अच्छे से याद करना होता है क्योंकि एग्जाम में आती होती है। ओके, ये याद करना है कि स्टेजिंग कैसे करते हैं, यानी 3 चीज़ें आपने तैयार करनी है। स्टेजिंग कैसे करते हैं, स्टेजिंग क्या चीज़ है, प्रोग्नोसिस कैसे डिपेंड करता होता है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट क्या है और सर्जरी कौन सी करते हैं। फॉर एग्जांपल ओवेरियन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर में स्टेज 1 में ट्यूमर ओवरी में लिपिटेड होता है। 1A का मतलब है ट्यूमर एक ओवरी को इन्वॉल्व कर रहा है, 1B का मतलब है दोनों ओवरी को इन्वॉल्व कर रहा है, 1C का मतलब है 3 चीज़ें मिल गई है, कैप्सूल रप्चर हुआ है, साइटीज है, पॉजिटिव पेरिटोनियल वाशिंग है। स्टेज 2 का मतलब है पेल्विक एक्सटेंशन है, 2A का मतलब है कि यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में गया है, 2B का मतलब है दूसरे पेल्विस ऑर्गन में गया है, 2C का मतलब है वही चीज़ आ गई है, कैप आ गया, कैप। C से कैप्सूल रप्चर हो गया, A से साइटीज और P से पॉजिटिव पेरिटोनियल वाशिंग है। और उसके बाद स्टेज 3 है। स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में क्या होता है कि पेरिटोनियल एक्सटेंशन आपको देखने को मिलती है। 3A में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस होती है पेरिटोनियम में। 3B में मैक्रोस्कोपिक होती है 2 सेंटीमीटर से छोटी, और 3C में मैक्रोस्कोपिक होती है 2 सेंटीमीटर से बड़ी। जब मैं मैक्रोस्कोपिक बोलता हूँ ना तो पता नहीं मेरी जबान को क्या हो जाता है। स्टेज 4 में आपने डिस्टेंट मेटास्टेसिस को देखना होता है, लाइक लीवर में और प्लूरल फियन में। अब ओवरी के कैंसर में जो प्रोग्नोसिस होती है 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। ओके, नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ रेजिडुअल डिजीज, नंबर 2 एज ऑफ प्रेजेंटेशन, नंबर 3 स्टेजिंग, नंबर 4 ओके हिस्टोलॉजिकल टाइप है। और जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है, रट्टा मारना है 15 का पार्ट है, रट्टा मारना है। अगर स्टेज 4 है 15% है, अगर स्टेज 3 है तो 30 से लेकर आई थिंक 50 तक होता है। स्टेज 2 है 65 to 70 है, स्टेज 1 है तो 85 to 90 होता है। क्लियर, 80 to 90% होता है। सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना था, ट्रीटमेंट में आपने क्या करना होता है, इसकी जो स्टेजिंग है ना ओवेरियन कैंसर की, वो स्टेजिंग सर्जरी से करते होते हैं। ओके, और सर्जरी में क्या करते हैं, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, बायलैटरल साल्पिंजो ओफ्रेक्टमी, ओमेंटेक्टमी, लिम्फ नोड की डायसेक्शन करते हैं। कौन से लिम्फ नोड की, पैल्विक और पैरायोटिक लिम्फ नोड की। क्लियर, इसके अलावा कीमोथेरेपी करते हैं। अगर स्टेज 1C से लेकर 4 तक है, कीमोथेरेपी में क्या देते होते हैं, क्या इस्तेमाल करते होते हैं, 6 साइकिल चलाते हैं 3 हफ्तों के फासले के ऊपर। प्लेटिनम कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं, सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लेटिना और पैक्लिटैक्सिल आपने इस्तेमाल करनी होती है। इसके अलावा बिवासिजुमाब भी आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर, ये तो मैंने आपने को एक्सप्लेन कर दिया इसका। इसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर सर्वाइकल न्यूप्लेजिया। ओके, सर्वाइकल न्यूप्लेजिया, सर्वाइकल इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेजिया या कैंसर है, HPV 16, 18, 31, 33, 45 इनकी वजह से होते हैं। पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस किया कोल्पोस्कोपी, इससे आपने बायोप्सी लेनी है। लेकिन फर्स्ट लाइन क्या कराते हैं, पैप स्मीयर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी वगैरह कराते होते हैं। ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा HPV DNA टेस्टिंग वगैरह भी करा सकते हैं। अगर सर्वाइकल इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेजिया तो आपने क्या करना है, फॉलो अप करना है 6 मंथ में विद कोल्पोस्कोपी और साइटोलॉजी से। अगर सिन 2 सिन 3 है तो अब्लेशन कर सकते हैं, एक्सीएन कर सकते हैं। अब्लेशन कैसे कर सकते हैं, ओके, अब्लेशन में क्रायोथेरेपी, डायाथर्मी, लेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सीएन के अंदर क्या कर सकते हैं, लार्ज लूप एक्सीएन और ट्रांसफॉर्मेशन जोन या CO2 लेजर से आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते होते हैं। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब सर्वाइकल कैंसर के लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर्वाइकल कैंसर की जो स्टेजिंग होती है। ओके, स्टेजिंग कैसे करते हैं, क्लिनिकल फीचर से करते होती है स्टेजिंग। ठीक हो गया। ओके, अब स्टेज 1 में ट्यूमर सर्विस तक कन्फाइंड होता है। 1A का मतलब है ट्यूमर क्या है, ओके, माइक्रोस्कोपिक है। 1B का मतलब है ट्यूमर मैक्रोस्कोपिक है। 1B में अगर 4 से कम है तो वो क्या होता है 1B1, अगर 4 से बड़ा है तो 1B2 होता है। क्लियर, 1A है, अगर 1A में आपने देखना है 1A1 कब लेबल करते हैं, 1A1 कब लेबल करते हैं जब डेप्थ ऑफ इन्वेजन 3 मिलीमीटर है। और अगर 1A2 कब लेबल करते हैं जब डेप्थ ऑफ इन्वेजन 3 से लेकर 5 तक होती है और 7 तक इसका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होता है। स्टेज 2 कब लेबल करते हैं जब ट्यूमर कहां तक पहुंच गया, सर्विक्स से बियॉन्ड कर गया। फॉर एग्जांपल 2A में अपर 2/3 ऑफ वजाइना, 2B में पैरामिट्रियम आ जाता है। 3 में कब एक्सप्लेन करते हैं, 3A में फॉर एग्जांपल ट्यूमर लोअर 1/3 ऑफ वजाइना को इन्वॉल्व कर रहा है, या 3B में हाइड्रोनेफ्रोसिस करवा रहा है। ठीक है, पेल्विक साइड वाल्व को इन्वॉल्व कर रहा है। और स्टेज 4 क्या होता है, हमेशा डिस्टेंट मेटास्टेसिस होता है। अब सर्विस के कैंसर की क्या ट्रीटमेंट होती है, अगर 1A1 है तो आपने वाइड लोकल एक्सीजन विद क्लियर मार्जिन देना होता है। 1B का क्या ट्रीटमेंट होता है, वर्थीम हिस्टेरेक्टमी या पेल्विक रेडियोथेरेपी या
रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी वगैरह कर सकते होते हैं। स्टेज 2, 3, 4 में रेडियोथेरापी कीमोथेरापी करते हैं। रेडियोथेरापी एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी कर सकते हैं, ब्रेकीथेरापी कर सकते हैं बाय इंसर्शन ऑफ सिलीनियम रोड्स। ओके, इसके बाद एंडोमेट्रियम का कैंसर आ गया। एंडोमेट्रियम के कैंसर में इसने लिखा कि अगर पैल्विक या पैरायोटिक लिम्फ नोड कन्वॉल्व कर रहा है तो वो स्टेज 3C हो जाएगा। ओके, एंडोमेट्रियम कैंसर में अगर स्टेज 1 है तो इसका मतलब है ट्यूमर कन्फाइंड टू द बॉडी ऑफ यूट्रस है, और लेस देन 50% है 1A, मोर देन 50% है 1B आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद रट्टा मार लेना, अगर स्टेज 2 है मतलब ट्यूमर सर्विस कन्वर्ट कर गया। स्टेज 3 है, ओके, मतलब स्टेज 3 का मतलब है ओके लोको रीजनल सेपरेट हो चुका है। 3A का मतलब है सिरोजा ऑफ यूट्रस, 3B का मतलब है वजाइना और पैरामीट्रियम, 3C का मतलब है पैल्विक या पैरायोटिक लिम्फ नोड है, और स्टेज 4 में क्या होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? ट्रीटमेंट क्या होता है यूट्राइन कैंसर में, एंडोमेट्रियल कैंसर में टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी प्लस बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी करनी होती है। और अगर सर्विक्स में इन्वॉल्व हो चुका है दैट मीन स्टेज 2 है तो आपने मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी करनी होती है, जिसमें आपने सर्विस को भी काटा, अपर 2/3 वजाना को भी निकाल दिया, पैरामीट्रियल टिश्यू वगैरह को भी निकाल दिया। क्लियर? और आपने पैल्विक या पैरायोटिक लिम्फ नोड की डायसेक्शन कब करनी है? अगर हाई ग्रेड कैंसर है या एंडोमेट्रियल टाइप 2 कैंसर है, टाइप 2 कैंसर है हाई ग्रेड ग्रेड 3 का है, इस केस में आपने करनी होती है। हार्मोनल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं अगर कॉम्प्लेक्स एटिपिकल हाइपरप्लेजिया या स्टेज 1A का होता है। क्लियर? ठीक हो गया। और इसका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है 1 सेकंड वही है 15, 55, 77, 90। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद है मोस्ट कॉमन सिम्पटम ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर क्या होता है? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एंडोमेट्रियल कैंसर दो तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 वाला ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, टाइप 2 वाला ईस्ट्रोजन इंडिपेंडेंट होता है। टाइप 1 वाला एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है, टाइप 2 वाला एंडोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी से राइज करता होता है, यानी एट्रोफिक एंडोमेट्रियम से राइज करता होता है। क्लियर? ज्यादा गंदा प्रोग्नोसिस होता है टाइप 2 वाले का। टाइप 2 वाला हाई ग्रेड होता है, P53 म्यूटेशन की वजह से होता है, सीरियस और क्लियर सेल इसकी टाइप होती है। क्लियर? जबकि टाइप 1 के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। इसका निमोनिक है, फैमिली हैज ओल्ड आंट, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, ओल्ड आंट, ओ से ओबेसिटी, एल से लेट मेनोपॉज अर्ली मेनार्की, डायबिटीज है, आंट आ जाएगा। ए से आपका एनी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एनोपोज ईस्ट्रोजन फॉर एग्जांपल HRT से, या PCOS है, एन से नलीपैरिटी, टी से टोमैक्सोफिन आ जाएगा। क्लियर? ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, ट्यूमर मार्कर फॉर एपिथेलियल सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर के लिए सीरियस के लिए CA125 होता है, CA99 म्यूसिनस के लिए होता है, बीटा SAG कोरियोकार्सिनोमा और इसके लिए डिसजर्मिनोमा के लिए होता है, अल्फा बीटा प्रोटीन होता है, लाइक हम कह सकते हैं कि टेराटोमा में और यॉर्क साइट ट्यूमर में, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर के लिए इनहिबिन होता है, और ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते होते हैं। ओके, इसके बाद गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर स्टार्ट करते होते हैं। हिस्टीरोस्कोपी इज अ फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर, ओके, हिस्टीरोस्कोपी किसके लिए फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है। मैंने आपको बताया था एंडोमेट्रियल हिस्टीरोस्कोपी गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं। कब लेते हैं? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है एंड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, एज 45 से ऊपर है। क्लियर? एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 मिलीमीटर से ऊपर है, इस केस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। ये आपको हिस्टीरोस्कोपी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ भी देखनी है यहाँ से। ओके, अच्छा, हिस्टीरोस्कोपी की इंडिकेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, नंबर 1 पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग है, या परसिस्टेंट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, एशरमैन सिंड्रोम है, इसको डायग्नोस करने के लिए करते हैं, पोलिप्स वगैरह के लिए करते हैं। हिस्टीरोस्कोपी से हम स्टेरिलाइजेशन भी कर सकते हैं और थेरापेटिक यूजेस भी हम कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। जबकि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है? इन्फेक्शन है या कोई कैंसर वगैरह इसमें नहीं करते होते। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटी, MRI लिखा हुआ है, ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए MRI वगैरह इस्तेमाल करते हैं। MRI तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस इन केस ऑफ DVT क्या लो माइलोइड हैपनिंग है। एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है? सेकेंडरी एमेनोरिया होता है, ओवर जीलस DNC आपने कर दिया, ज़्यादा खुरच दिया, ओके, जिसकी वजह से सकारिंग एडियन हो गया। इसमें सेकेंडरी एमेनोरिया, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और थेरापेटिक दोनों हिस्टीरोस्कोपी होता है। हिस्टीरोस्कोपी से आपने एडहेसिव लाइस इस्तेमाल करना है, डाई यूज इन हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राम, ओके, एक्सरे लेते हैं और यूरोग्राफिन डाई इस्तेमाल करते होते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन वाले चैप्टर इस्तेमाल करते हैं, ओके, इस्तेमाल नहीं पढ़ते हैं। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जो सबसे बेस्ट होता है वो LNG IUS होता है, जिसको मरीना वगैरह कहते होते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? मरीना वगैरह या LNG IUS कहते होते हैं। अब इसकी डोज एग्जाम में पूछी जा सकती है, 20 माइक्रोग्राम का पर डे होता है। क्लियर? 5 ईयर्स तक इस्तेमाल कर सकते होते हैं। मरीना में कितनी डोज होती है? 20 माइक्रोग्राम पर डे, और इसमें कितना होता है? 52 मिलीग्राम LNG IUS होता है। 5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो LNG IUS होता है 3 तरह का होता है, मरीना जेडेस सकाइला। जो मरीना होता है 52 mg का होता है, 5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जेडेस और सकाइला 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 13.5 तक आपको देखने को मिलता होता है। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मरीना? ओके, ठीक हो गया। तो मरीना की क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है? नंबर 1 प्रेगनेंसी में कभी इस्तेमाल नहीं करना। अगर किसी को अनडायग्नोस, ओके, जेनिटल ट्रैक की ब्लीडिंग है, आर्टीरियल डिजीज है, हेपेटिक डिजीज है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। इसका जो फेलियर रेट होता है लेस देन 100 होता है। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ LNG IUS? इसका निमोनिक है, हेड्स, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में इस्तेमाल करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस में इस्तेमाल करते हैं, डिस्मेनोरिया में इस्तेमाल करते हैं, सिंपल हाइपरप्लेजिया में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे व्हाट आर द प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली इम्प्लांट्स में नेक्स्ट प्लान
नोन है। इंजेक्टेबल में डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है और एलएनजी आईओएस आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर? ओके। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इन ब्रेस्ट फीडिंग, अगर 6 हफ्तों से कम का ड्यूरेशन है तो बैरियर मेथड है, और 6 हफ्तों से ज़्यादा का है तो अपने प्रोजेस्ट्रोजन आपने इस्तेमाल करने होते हैं। क्लियर? बैरियर मेथड और प्रोजेस्ट्रोजन आपने इस्तेमाल करने हैं, एस्ट्रोजन का भी इस्तेमाल नहीं करने। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो बेस्ट होता है वो कॉपर आईयूसीडी होता है एज कम्पेयर टू ओलिप्रिस्टल एसीटेट और एलएनजी वगैरह होता है। जो कॉपर आईयूसीडी होता है ना, ये 5 दिन तक इफेक्टिव होता है, 5 दिन तक तो आपका ओलिप्रिस्टल एसीटेट भी आपको देखने को मिलता है, और एलएनजी 96 आवर्स तक आपको देखने को मिलती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ओके। जो सीओसीपीस की क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है? क्लियर? तो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में इस्तेमाल नहीं करना, हाइपरटेंशन में इस्तेमाल नहीं करना, ब्रेस्ट फीडिंग में इस्तेमाल नहीं करना, ब्रेस्ट का सर्विकल कैंसर है या डायबिटीज है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सीओसीपीस क्या करती है? एफएसएच एलएच की सिक्रेशन को सप्रेस कर देती है एंड ओव्यूलेशन वगैरह करवा देती होती है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा सीओसीपीस के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में।